अब अगली जो चर्चा होगी वो होगी फोकल कॉर्ड पे। किस पे? और जनरल कॉर्ड पे। फोकल कॉर्ड और जनरल कॉर्ड, इसके प्रॉपर्टी इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब बहुत सारी चीजों को ये बिल्कुल आसान करके जाता है। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फोकल कॉर्ड और कॉर्ड। हम जनरलाइज कर लेंगे ताकि चीजों को थोड़ा आसान किया जा सके। एक फिगर बना लेते हैं ताकि समझाने के लिए हमारे लिए आसान रहे। एक हमारे पास ऐसा पैराबोला है, ठीक है, ऐसा पैराबोला है जहां पे ए वाला हमारा पॉइंट थोड़ी देर के लिए फोकस ले लेते हैं, ए कॉमा जी। कितना बच्चे? ऐसे एक हमारा कॉर्ड जा रहा होगा, ऐसे ये हमारा फोकल कॉर्ड होगा, हाँ या ना? अब थोड़ी देर के लिए भूल जाना कि ये फोकल कॉर्ड है, थोड़ी देर के लिए इसको कॉर्ड ही मानेंगे। ठीक है, अच्छा ये जितनी दूरी पे इधर है उतनी ही दूरी पे यहां जो रहा होगा वो x इक्वल टू माइनस ए रहा होगा, हाँ या ना? अच्छा इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए x y मान ले x y, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट का नाम s दे देते हैं, इस पॉइंट का नाम p दे देते हैं। हम सबसे पहले फोकल कॉर्ड जो होता है वो क्या होता है उसकी बात कर ले। फोकल कॉर्ड तो जो भी फोकस से गुजरता है उसको हम फोकल कॉर्ड बोल देते हैं। फोकल डिस्टेंस की बात हो रही है, किसकी? तो हम सबसे पहला टर्मिनोलॉजी यहां बात कर रहे हैं फोकल डिस्टेंस की। फोकल डिस्टेंस मतलब इसका नाम p दे दें, q दे दें, तो बेसिकली फोकल डिस्टेंस sp है। क्या है? मतलब फोकस से उस पैराबोला पे जो भी पॉइंट है p कहीं भी हो, sq भी हमारा फोकल डिस्टेंस ही। बात समझ में आ रहा है? यानी ये जो दूरी है ना, ये वाली हमारी फोकल डिस्टेंस कहलाएगी डी। अब रही बात की कितने के बराबर होगा, तो वैसे तो एक पॉइंट और एक पॉइंट रहेगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, लेकिन उस पर जाना नहीं है। एक बात बता, इस पी पॉइंट को थोड़ी देर के नाम अगर x, y मान ले तो तुम्हें पता है ना कि sp और pm आपस में बराबर होता है, हाँ या ना? तो ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से थोड़ा देखना प्यार से, ये वाली डिस्टेंस जो है वो x है क्या? ये डिस्टेंस कितनी है? x है। और ये कितनी है? तो क्या ये पूरी डिस्टेंस x प्लस ए है क्या? बस, यानी फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला जो आया हमारे पास x प्लस ए आया। क्या आया? कैसे निकाला? यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक कि sp जो है वही हमारा क्या है बच्चे? pm है, हाँ या ना? तो यहां से हमने देखा कि a वाली डिस्टेंस हमारे पास, यहां से अगर देखें a वाली डिस्टेंस, a हमारे पास कितनी थी? a, तो ये भी कितनी है? a। तो हमें ये पूरा डिस्टेंस चाहिए ना pm, हाँ या ना? तो ये अगर हमें पूरा डिस्टेंस चाहिए तो समझना ना कि ये दूरी a है, ये दूरी क्या है? और ये पूरी डिस्टेंस अगर पॉइंट को x मार्क किया तो x है, ए वाली डिस्टेंस हमारी y है, हाँ या ना? बोल, कोई कंफ्यूजन है? फोकल डिस्टेंस कितना है? x प्लस ए। फोकल डिस्टेंस के बाद अगर हम चले कॉर्ड की तरफ, किसके तरफ? कोई भी जनरल कॉर्ड ले लेते हैं। तो हमने आपको बताया, नहीं बताया तो नोट करके लिख दे यहीं पे। इफ वी हैव टू टेक एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, टेक एनी पॉइंट ऑन पैराबोला, अगर हम पैराबोला पे कोई पॉइंट लेना चाहते हैं then take it as 80 स्क्वायर कॉमा कितना बच्चे? 280, 80 स्क्वायर कॉमा नॉट x कॉमा y, नॉट x कॉमा। ये बात हमने उस दिन बताई थी आपको कि जब भी पैराबोला पे हमें कोई पॉइंट मानना है हम x कॉमा y नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? 80 स्क्वायर कॉमा 280। कोई दिक्कत है? तो दो पॉइंट मानना होगा तो एक t1 t2 मान लेंगे, जहां t1 t2 क्या है? पैरामीटर। कोई कंफ्यूजन है? अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए फोकल कॉर्ड ना होगा, कोई भी कॉर्ड है, कोई भी, तो सभी को पता है कि इसका कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं at1 स्क्वायर कॉमा 2at1, हाँ या ना? तो ये वाला को हम लिख देंगे at2 स्क्वायर कॉमा 2at2। बोला है? कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बता कि स्लोप ऑफ sp और स्लोप ऑफ pq आपस में बराबर होगा। स्लोप ऑफ sp इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होगा? q pq। कोई दिक्कत है? तो आप इक्वेशन ऑफ pq भी निकाल सकते हो यहां से। तो हम पहले निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड pq। कॉर्ड निकाल सकते हैं किस फॉर्मूला से? टू पॉइंट फॉर्म से। किससे? y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस y। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं y माइनस y1 यानी at1 स्क्वायर, बोला है, डिवाइड बाई x माइनस x1 यानी 2at1, बोला है, y2 माइनस y1 यानी at2 स्क्वायर, सॉरी y माइनस 2at1 डिवाइड बाई at1 स्क्वायर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी 2at2 माइनस 2at1 डिवाइडेड बाई कितना? at2 स्क्वायर माइनस at1 स्क्वायर। सही बात है?
अगर कुछ चीजें तुम्हें डायरेक्ट दिख रही है तो हम डायरेक्ट लिख ले। यहां हम लिख रहे हैं y माइनस 2a_t1 डिवाइड बाई x माइनस a_t1 स्क्वायर। ठीक है, यहां देख सभी कि 2a कॉमन हुआ, t2 माइनस t1 हुआ, यहां से एक कॉमन हुआ t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, t1 माइनस t2, t1 प्लस t2, t1 माइनस t2 गायब हो गया, तो ऊपर केवल 2a बचा। क्या बचा? और नीचे जो बचा वो बचा t2 प्लस t1, सोच ले, और ये तो बचा ही, यानी इसको इससे काट ले। कोई दिक्कत है क्या? इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे थे, तुम्हें 2x दिख रहा है, और यहां से माइनस का 2a_t1 स्क्वायर दिख रहा है, हाँ या ना बोल, इज इक्वल टू इधर से ये मल्टीप्लाई होकर y_t2 दिख रहा है, और यहां से प्लस का y_t1 दिख रहा है, सोचते जाना, और यहां से फिर ये मल्टीप्लाई होकर माइनस का 2a_t1t2 दिख रहा है, सोच, और माइनस का 2a_t1 स्क्वायर दिख रहा है, सोच लिया क्या? इसको इससे काट दें, सबको एक साइड लेके आए तो ये हो गया 2x माइनस y, हमने कॉमन कर लिया। क्या कर लिया? तो y कॉमन कर लिया, तो ये बच गया हमारे पास t2 प्लस t1 मल्टीप्लाइड बाई y, हाँ या ना, और इस साइड आके प्लस का क्या बन गया बच्चे? 2a_t1t2, हाँ या ना, इक्वल टू 0। क्या यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है? यही इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है। अब यही से सारी कहानी हम निचोड़ के आपको बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसको बॉक्स में डालेंगे। ए अगर आपके पास यहां से आपसे पूछ लिया स्लोप ऑफ कॉर्ड, क्या पूछ ले? अभी रुकते जाने, देखना कितने शानदार रिजल्ट आने वाले। स्लोप ऑफ कॉर्ड माइनस बी बाई ए, माइनस स्लोप ऑफ कॉर्ड बता। अरे ए वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस, तो इसको हम इधर लेके चले जाए, इसको इधर लेके चले जाए, तो इधर लेके गए तो 2a डिवाइड बाई t1 प्लस t2, हाँ या ना, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड जो आया वो आया 2a डिवाइड बाई t1 प्लस t2, पकड़ के रख। अच्छा, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड आया, क्या आया? मान ले एक कॉर्ड है, ये जरूरी नहीं है एक कॉमा 0 से गुजर रहा होगा, ये तो हम कॉर्ड की बात की है ना, एक कॉर्ड तो कुछ भी हो सकता है। मान ले c कॉमा 0 से गुजर रहा है थोड़ी देर के लिए, किसके लिए? मतलब यहां पे जो पॉइंट x एक्सिस को कट कर रहा है वो c कॉमा 0 है, क्या है? तो c कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, इस वाले कर्व। अरे pq जो है इस पे लाई कर रहा है ना, मान ले a कॉमा 0 ना हो गया थोड़ी देर के लिए, इसको फोकल कॉर्ड के अलावा c कॉमा 0 निकले थोड़ी देर के लिए, फोकल कॉर्ड में ना a कॉमा 0 होगा। जनरल कॉर्ड में अगर मान ली इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां से एक लाइन ले लेना, ऐसे ले लिया, ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉर्ड कहलाएगा। अरे हाँ या ना, ये किससे गुजर रहा है? c कॉमा 0 से, जिसका इक्वेशन हमने यहां निकाला। बेसिकली इंपॉर्टेंट हमारे लिए फोकल कॉर्ड है, इसलिए हम फोकल कॉर्ड ही ड्रॉ किए हैं, जनरल कॉर्ड के लिए ड्राइव करके फोकल कॉर्ड के लिए लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा एक बात बता, अगर ये c कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो x के जगह क्या रखना है? y के जगह क्या रखना है? ये 2t1 t2 दिख रहा है आपको, हाँ या ना? तो यहां से कोई रिलेशन आ रहा है क्या आपके पास? सिर्फ 2 आएगा क्या? अच्छा ए कट गया था? नहीं, ए तो सिर्फ आखिरी वाले में ना 2a t1 t2। हाँ, यहां नहीं आएगा ना सर, 2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2 आएगा ना केवल सर, ए तो कट गया था यहाँ पे, हाँ यहाँ नहीं आएगा। हाँ, हमें बोल रहे हैं कि अगर ये c कॉमा 0 से गुजर रहा है तो c कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। क्या करेगा? तो जहां जहां x है वहां c रखना है, और y जो जहां है वहां क्या रखना है? कोई दिक्कत है? जैसे ही इस इक्वेशन में रखेंगे हम, थोड़ा यही देखना, a कितना आ जाएगा? 2c, ये आ जाएगा -0, और ये आ जाएगा प्लस का 2a_t1t2, हाँ या ना बोल? ये 2a_t1t2 है, बात समझ में आ रहा है? तो थोड़ा समझ के रख कि जब यहां से हम निकालेंगे इस क्वांटिटी को तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से? स्लोप -2c, हाँ यहां से एक रिलेशन निकालना, कोई एक t1 t2 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चे? t1 t2 आ रहा है हमारे पास -c/a। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम ये लिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसी को हम ले रहे हैं फोकल कॉर्ड के केस में। किसके केस में? फोकल कॉर्ड में किससे पास होगा? a कॉमा 0 से। किससे? तो जहां c है वहां क्या आएगा? a आएगा। यानी आप यहां से याद रखोगे t1 डॉट t2 का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है? मतलब इस पे तो स्टार लगा लो भैया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराबोला में कोई चीज है ही नहीं कि t1 t2 का एक प्रोडक्ट कितना आना है। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो हम एक और तरीका इसको बता रहे हैं कि sp का स्लोप और sq का स्लोप बराबर होगा ना, बराबर। यानी sp का जब स्लोप तुम निकालोगे तो दिस माइनस दिस लिखोगे, हम इधर लिख रहे हैं, देखना 2a_t1 - 0 डिवाइड बाई a - a_t1 स्क्वायर लिखोगे ना। और इसका जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? 2a_t2 - 0 डिवाइड बाई क्या लिखोगे? a_t2 स्क्वायर माइनस a, हाँ है ना। जब यहां से तुम इसको देख 2a काट दे
ये टू के काट दे पूरा का पूरा, तो यहां से T1 T2 हो गया, यहां से ये वाली क्वांटिटी ए हटा ले, ए कॉमन कर ले, इधर से भी ये कॉमन करके हटा ले, इधर से भी ये कॉमन करके, यानी ऐसा दिखेगा T1 डिवाइड बाई 1 माइनस T1 स्क्वायर इज इक्वल टू इधर दिखेगा T2 डिवाइड बाई कितना T2 स्क्वायर माइनस 1। बात समझ में आ रहा है? जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन बनेगा, डायरेक्ट लिख ले, हम वैसे जाते नहीं है इसलिए हम बुक ले लेते हैं। ये जब सॉल्व करोगे, हम बेसिकली इसी तरीके से पढ़ाते हैं क्योंकि हमारे लिए कॉर्ड भी इंक्लूड हो जाता है और इसमें आपका स्लोप भी आ जाता है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हें ऐसा दिख रहा होगा, देख T1 ब्रैकेट T2 स्क्वायर माइनस 1, यहां से ये मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू T2 1 माइनस T1 स्क्वायर, हाँ है ना। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा दिखेगा, ये T1 T2 ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1 और प्लस का T2 माइनस T1, ठीक है, इक्वल टू कितना 0। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा T2 माइनस T1, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस T1 T2 इक्वल टू कितना 0। अच्छा T2 माइनस T1 0 नहीं हो सकता क्योंकि T1 T2 को आपने अलग अलग पॉइंट माना है, तो 0 किसको होना है, इसको, तो यहां से T1 T2 की प्रोडक्ट कितनी आएगी, लेकिन हम चूंकि यहां जाना क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ 2 अपॉन T1, लेकिन ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है। देख कहानी कैसे बदलेगी अब, कि अगर T1 T2 माइनस 1 है किसके लिए, फोकल कॉर्ड में, ये तो स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाला ना आपने, अगर T1 T2 माइनस 1 है क्या है, तो एक बात तो तय हो गई नहीं यहां से कि T2 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन T1 है, हाँ है ना बोल, यानी ये जो पॉइंट है ना, ये अगर 80 स्क्वायर है कितना और ये 280 है कितना है, तो ये जो पॉइंट है ना Q, ये जो Q पॉइंट है वो A अपॉन T स्क्वायर है, ए अपॉन क्या है, हाँ देख रहे T2 की जगह हम माइनस 1 अपॉन T रख लिए, T1 रख लिए, और दूसरा वाला पॉइंट जो है वो बेसिकली माइनस 2A अपॉन T है। देखना 4 पॉइंट सिमट गया है एक पॉइंट में, मतलब जो x1 y1 x2 y2 तुम लेते हो कितने में सिमट गया, एक में। और यहां से जो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड है फिर से बदलने वाली है, क्योंकि अब जो स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड आने वाला है, क्या आने वाला है, ओ यही से हम लिख रहे हैं 2 डिवाइडेड बाई, ध्यान से देख T1 तो T1 है लेकिन माइनस 1 अपॉन T1 है, T2 को हमने क्या लिख दिया, ये आपका आ गया स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है, हम रिजल्ट को समराइज कर रहे हैं, पहले इतनी कहानी समझ में आई, तो यहां से जो याद रखने वाली बात है वो है फोकल कॉर्ड, और उससे पहले कॉर्ड का स्लोप याद रखेगा 2 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, फोकल कॉर्ड में रिजल्ट याद रखेगा T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस 1, बाकी चीजें अपने आप डेराइव हो जाएगी, ठीक है, नोट कर, पहले इसको हम समराइज करें। चलिए, तो यहां से जो रिजल्ट आपको याद रखना है उसको हम समराइज कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले यहां से आपको याद रखना है स्लोप ऑफ कॉर्ड, क्या याद रखना है बच्चे, जो कितना आया, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई कितना T1 प्लस T2। फिर आपको याद रखना है दूसरा स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड के लिए जो आपके पास है 2 डिवाइड बाई T माइनस 1 बाई T, है ना, T माइनस कितना है 1 बाई T, तो इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेगा तो 2T डिवाइड बाई T स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, बोल आया। अच्छा, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड के बाद एक रिलेशन और याद रखेगा कि T1 डॉट T2 जो है वो कितने के बराबर होगा, माइनस 1, वहीं से ये सारा रिलेशन बन के जा रहा है, क्लियर है इतनी बात। अच्छा, इसके अलावा स्लोप ऑफ कॉर्ड आ गया, अब हम चलते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड की तरफ, किसके तरफ बच्चे, लेंथ ऑफ कॉर्ड की पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर फोकल कॉर्ड की चर्चा करेंगे। लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड का मतलब है किसके बीच का डिस्टेंस, PQ, तो फॉर्मूला लगेगा वहीं, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला, मान ले PQ निकाल रहा है तो क्या निकालेगा, A T2 स्क्वायर माइनस A T1 स्क्वायर प्लस का 2A T2 माइनस 2A T1 का होल स्क्वायर। अगर थोड़ी सी आंखें सीधी रख तो यहां से तुम्हें दिखेगा इसका होल स्क्वायर, सॉरी इसका होल स्क्वायर, यहां से तुम्हें A स्क्वायर बाहर निकलते हुए दिखेगा और T2 माइनस T1 T2 प्लस T1 दिखेगा का होल स्क्वायर, है ना, लिखे या समझ में आ रहा है, ये होल स्क्वायर बाहर है, छोड़ दिया अभी, ये इसको लिख सकता है A T2 माइनस T1 T2 प्लस T1, है ना, और यहां भी लिख सकता है T2 माइनस T1, और यहां से बाहर जो आ रहा है 4A स्क्वायर, क्या आ रहा है, लिखे, नहीं समझ आ रहा है तो लिख ले, यहां से देख ऐसे लिख रहा है A स्क्वायर
ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर। सोच लिया अब? अच्छा, यहां से देख बाहर आ गया 4a स्क्वायर। क्या आ गया? तो यहां ब्रैकेट के अंदर बच रहा है T2 माइनस T1। सोच लिया अब इस दोनों में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? a स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, यहां होल स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, हाँ है ना? तो कॉमन कर ले a स्क्वायर और क्या कॉमन करेगा? T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर यहां जो बचेगा वो बचेगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर प्लस 4। T1 का होल स्क्वायर प्लस कितना बचे? 4। और ये पूरा क्वांटिटी किसके अंदर आ जाएगा? रूट के अंदर। तो यहां से बस अब PQ का एक फॉर्मूला याद रखेगा, a ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस कितना? T1, रूट से बाहर कर दिया, हाँ या ना? ए हो जाएगा, सॉरी ए हो गया। T2 माइनस कितना हो गया बच्चे? T1। और रूट के अंदर जो क्वांटिटी बच गया वो बच गया T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना? 4। ये किसका आया? PQ का। किसका? ये PQ अभी कॉर्ड था। क्या था? अगर जिस दिन ये फोकल कॉर्ड हो गया, क्या हो गया? अब सब जगह जहां जहां कॉर्ड नहीं, अब ये हो गया क्या बच्चे? फोकल कॉर्ड। तो जहां जहां T2 है या T1 है जो भी है उसको रिप्लेस कर दे 1/T से, हाँ है ना? तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ए आ जाएगा PQ, अब फोकल कॉर्ड जो है वो आ जाएगा ए ब्रैकेट के अंदर T प्लस 1/T। सोच ले T प्लस कितना, जहां माइनस हटा दिया T प्लस 1/T। यहां पर समझना थोड़ा, ब्रैकेट के अंदर अब यहां T2 माइनस T1 है तो यहां तुम लिखोगे T माइनस 1/T का होल स्क्वायर प्लस का 4। सोचा? और इसको सॉल्व जब करोगे पूरा अरेंज करके तो आएगा ए ब्रैकेट के अंदर T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। ये आएगा लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। क्या आएगा बच्चे? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। नहीं विश्वास हो रहा, हम करके दिखा रहे। देख यहां से है, ये तो बाहर बैठा है चुपचाप, इसको ओपन कर थोड़ा सा। T1 स्क्वायर प्लस का 1/T स्क्वायर माइनस का 2T 1/T और प्लस का कितना? 4। देख लिया? एक कट गया, प्लस 2 हो गया, यानी T प्लस 1/T का होल स्क्वायर बन गया, हाँ है ना? T प्लस 1/T का होल स्क्वायर गायब हो गया रूट से, T प्लस 1/T बाहर आ गया, 2 बार होल स्क्वायर हो गया, हाँ है ना? कोई दिक्कत है? यानी जो याद रखने वाली चीज है वो ए वाली और यहां से ए वाली। ठीक है? अच्छा, अब समझना थोड़ा सा कि अगर ये चीजें आपके पास है तो कुछ चीजें और यहां से डिराइव हो सकती है अगर सिंपली आप चाहो तो। अच्छा, अगर बात बता मुझे मिनिमम लेंथ फोकल कॉर्ड का क्या हो सकता है? हाँ ये भी जान, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा, ये सबसे छोटा कब होगा? जब ये लेटेस्ट रेक्टम हो जाए। क्या हो जाए? 4a। क्या हो जाएगा? कैसे होगा 4a? सोच थोड़ा सा कि इसकी वैल्यू आप क्या रख दो? 1। इसकी भी वैल्यू क्या रख दो आप? तब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4a। इसके अलावा और कोई सिचुएशन हो सकता है जिसमें सबसे बड़ा हो? नहीं। अगर 2 रखते हो तो 1/2 0.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मिनिमम लेंथ क्या होगा फोकल कॉर्ड का? 4a। अच्छा, और इसमें क्या देखा जा सकता है? ए कॉर्ड का लेंथ हो गया। अच्छा, इसमें और चीजें है तो बहुत सारी। अच्छा, इसको हम थीटा के टर्म में भी लिख सकते हैं। किसके टर्म में? अभी इसको हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं, इसको नोट कर फटाफट। कॉनिक सेक्शन इतना लेंथी नहीं दिखता जितना दिख रहा है। जो चीजें आपको पढ़नी है ना ज्यादातर वो पैराबोला में ही पढ़नी है। इलिप्स और हाइपरबोला आसान हो जाता है, हाइपरबोला तो रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला जाते जाते और आसान हो जाता है। तो जो इसमें सबसे लंबा पोर्शन है ना आपका, वो कौन सा है? पैराबोला। पैराबोला के बारे में बहुत चीजें पढ़नी है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पैराबोला से ही पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और, हम स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ कि मान लीजिए ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तब इसका स्लोप क्या होगा? यानी स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। आप याद रख सकते हो वैसे डायरेक्ट रिजल्ट इसका ये होता है 4a cosec स्क्वायर थीटा। कितना? तो ये सीधा सीधा हम लिख दें, हाँ स्लोप इसका जो होता है बच्चे कितना? 4a cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन कैसे होता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। अभी एक हमने स्लोप लिखा ना, स्लोप कितना लिखा बच्चे? जो मेन लिखा वही लिख देंगे, 2/T1 + T2, यही पढ़ा। अगर ये फोकल कॉर्ड है तो आप ए स्लोप है तो ए tan थीटा के बराबर होगा, है ना?
तो क्या मुझे तुम ये बताओगे कि सर T1 प्लस T2 जो है वो 2 कॉट थीटा के बराबर हुआ? सोच, T1 प्लस T2 कितने के बराबर हो गया? तो T1 प्लस T2 कॉट थीटा हुआ तो T माइनस 1/T, T माइनस कितने के बराबर हो गया? 2 कॉट थीटा। हाँ या ना बोल? तो क्या यहां से तुम बोलोगे कि सर T1 हटा दे, T माइनस 1/T का होल स्क्वायर जो है वो आ जाएगा कितना? 4 कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। सोच ले, सोच ले। अच्छा, इसको अगर मैं प्लस में कन्वर्ट करना हो, किसमें? तो क्या तुम इसको T प्लस 1/T मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख दो और इसको 4 कॉट स्क्वायर थीटा लिख दो, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? सर ऐसा लिख क्यों रहे हो? क्योंकि ये हमें पता है ना कि हमें लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड देता है स्लोप 2/T प्लस 1/T। ठीक है। अच्छा एक बात बता, तो यहां से T प्लस 1/T का होल स्क्वायर जो है वो कितना आ रहा है बच्चे? 4 प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा। जो यहां से अगर 4 कॉमन कर लोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कितने के बराबर हो जाएगा? तो ये आ जाएगा कितना? 4। ए छूट गया क्या? अच्छा ये नहीं लिया अभी, ठीक है। 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फोकल कॉर्ड केस में ले रहे हैं ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 कॉसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा? थीटा। ए हटा दिए यहाँ पे क्योंकि फोकल कॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। ये तो दूसरे वाले में रखते थे। तो यहां से हमारे पास T प्लस 1/T जो आया का होल स्क्वायर कितना आ गया? अच्छा एक कितना था? T प्लस 1/T था क्या? T प्लस 1/T अभी रिजल्ट लिखा था ना? अरे थोड़ा देखना, अरे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना था? T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। तो यहां पे जब सॉल्व करोगे तो T प्लस 1/T का जो होल स्क्वायर है वो 4A कितना आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब आया ये 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा आया, इसको A से मल्टीप्लाई करते कि हमें वो मिल जाएगा। तो ये आपका आ गया, स्लोप हमने निकाल लिया पहले, फिर हमने इसी को ए हमारा आ गया लेंथ ऑफ, सॉरी ये हमारे पास आ गया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, स्लोप नहीं, सॉरी ये क्या आ गया आपके पास? लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा। स्लोप अगर निकालना हो तो यहीं से निकाल लेंगे, वो सारी चीजें हैं। अच्छा एक चीज और इसमें समझना कि मान लो कि P और Q है जो इसको λ1 और λ2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में? तो याद रख कि 1 अपॉन, इधर लिखें, इधर लिखें 1 अपॉन λ1 प्लस 1 अपॉन λ2 जो है वो 1/A के बराबर है। किसके बराबर? स्टार लगा लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1 आप K1 K2 भी लिख सकते हैं। 1/K1 प्लस 1/K2 कितने के बराबर आएगा? 1/A। ए क्या है? ए क्या है कोई बताएगा? फोकस। ये जो है हमारा फोकस से गुजर रहा है, वो चीजें हैं। प्रूफ करना चाहोगे बुक से प्रूफ देख सकते हो, हम उसमें अभी नहीं जा रहे, ठीक है। अच्छा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट और लिख ले और इसको हम जनरलाइज कर देते हैं, जैसे याद रहेगा। λ1 λ2 सभी को दिख रहा है? ऊपर कितना आ जाएगा? λ1 प्लस λ2 डिवाइड बाई λ1 λ2 इज इक्वल टू 1/A। देखा? तो यहां से एक रिजल्ट आएगा। अगर आप इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो? उल्टा करने के बाद ये कितना आ जाएगा? λ1 λ2 डिवाइड बाई λ प्लस 1 λ2। हाँ या ना? ठीक है। तो यहां से ये उल्टा करने के बाद आ जाएगा कितना? एक सेकंड, कितना आ जाएगा बच्चे? λ1 डॉट λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू कितना? A। अच्छा एक बात बता, अगर हम ट्वाइस ऑफ A निकालें, क्या निकालें? तो ये हमारे पास ट्वाइस λ1 λ2 डिवाइड बाई λ1 प्लस λ2 आएगा। हाँ या ना? अच्छा किसी चीज का फील्ड दे रहा है 2AB डिवाइड बाई A प्लस B, हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन दिख रहा है क्या? पक्का? नहीं, याद ही नहीं है फॉर्मूला। अरे A और B के बीच में कोई अगर नंबर हम डाल देते थे, देखना ये λ1 है, ये λ2 है, इसके बीच में कोई नंबर A है, तो याद आ रहा है हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला? ठीक है, हम लिखवा देते हैं, इतना नोट कर उसको स्टेटमेंट में लिखवा देते हैं।
बस ये इतना ही चीज जो था जो थोड़ा लेंदी दिखता है, ठीक है। इससे मिला जुला के 3-4 रिजल्ट जो आपको याद रखने, इसके बाद से वो सारी चीजें वहीं पढ़नी है जो हम सर्कल में पढ़ के आए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट रूल मिड पॉइंट इज गिवन, ठीक है। वो सारी चीजें यानी t इक्वल टू 0 का केस, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, वो सारी चीजें वहीं पढ़नी है, यानी वो आपके आधे घंटे में वो निपट जाएगा, उसमें उससे ज्यादा समय लगता नहीं है, क्योंकि वो सारी चीजें ऑलरेडी सर्कल में हम पढ़ चुके हैं। वाई स्क्वायर को वाई डॉट वाई वन लिखना है सभी को पता है, 2x को x प्लस x1 लिखना है सभी को पता है। वो सारी चीजें अब जनरलाइज होते चली जाएंगी। मेन जो होता है ये फोकल कॉर्ड ही होता है, क्योंकि इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टी है ना अपने आप में कि शॉर्टेज डिस्टेंस वगैरह अगर पूछ ले और अगर फोकल कॉर्ड जिसको ना याद हो, उसके कंसेप्ट ना पता हो, तो शॉर्टेज डिस्टेंस फिर निकलता नहीं, ठीक है। वो चीजें हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम करती हैं। ये हो गया, इधर वाला हो गया, ये लेंथ ऑफ इन टर्म्स ऑफ थीटा हो गया। अब समझ यहाँ पे ये जो हमने 2a लिखा ये बेसिकली है क्या, इसके लिए लिख लेना कि इफ, इसके लिए यहां लिख देते, इफ लेंथ ऑफ सेक्टर्स, लेंथ ऑफ सेक्टर्स ऑफ फोकल कॉर्ड, या ऐसे बोल दो इफ लेंथ, ऐसे इफ सेगमेंट, दोनों सेगमेंट को हम ले लेते हैं, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड आर lambda 1 and lambda 2, lambda 1 and lambda 2 respectively, then harmonic mean of lambda 1 comma lambda 2 equals half of LLR। LLR का मतलब समझते हो, लिख देते हैं पूरा, हाफ ऑफ लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। दिख रहा है ना सभी को, 4a की जगह क्या आ गया 2a, यानी जब हम हार्मोनिक मीन ले लेंगे तो बेसिकली क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन के तौर पे समझा भी देते हैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, जैसे कह रहा है इफ PSQ नाम दे दिया, इफ PSQ इज फोकल कॉर्ड ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दे दिया 8x, एंड sp इज इक्वल टू दे दिया आपके पास 6, sp इज इक्वल टू कितना दे दिया 6, फाइंड sq, हमसे पूछ लिया फाइंड sq, मतलब क्या है, एक पैराबोला है, y स्क्वायर 8x है तो ऐसा है, 8x है तो 4 2 है, 2,0 से गुजर रहा होगा एक ऐसा लाइन, ठीक है। इसको हम नाम दे दिए s, इसको नाम दे दिए p और ये दे दिए q, ठीक है। तो कह रहा है sp जो है वो 6 है और इसका हमें नहीं पता k है, तो सीधा सीधा बात है कि 1/6 प्लस 1/SQ जो है कितने के बराबर आने वाला, 1/a यानी 1/2 के बराबर आने वाला है ना। तो 1/SQ जो आने वाला है वो कितना आने वाला बच्चे, 1/2 माइनस 1/6, एलसीएम कितना होगा 6, तो 3 माइनस 1 यानी 2/6 यानी 1/3, तो SQ की वैल्यू कितनी आने वाली है 3। अच्छा एक बात बता, थोड़ा इस वाले फॉर्मूले से आता कि ट्वाइस ऑफ ए जो आता है वो 4 आता, क्या आता ट्वाइस ऑफ ए, हाँ, क्योंकि हमारे ए की वैल्यू 4 थी 4, तो हमारे पास ए जो था लैम्डा 1 लैम्डा 2, यानी एक वैल्यू थी हमारे पास 6 इंटू एक थी के, यहां था 2, हाँ या ना, और नीचे था 6 प्लस के, सोच पा रहा है। तो ये 6 दूना कितना था 12, और इधर जाके ये थोड़ा समझ लो यहीं से कि 6 चौका 24 प्लस का कितना आ जाता 4 के, हाँ या ना, इक्वल टू ये कितना हो जाता 6 दूना 12 के, बोल आया। तो तुम्हें क्या यहाँ से 8 के अपन 24 दिख रहा है क्या, तो क्या तुम्हें के की वैल्यू 3 दिख रही है क्या, समझ रहा है, दोनों तरफ से, इधर से भी देख सकता है इधर में से भी देख सकता है। तो ये फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी है जो आपके काम को आसान करती है, क्लियर है। अच्छा रुक जा, इधर हो गया, ये फिगर हो गया होगा ना, फिगर तो हो ही गया होगा, उस समय तो बना हुआ बेचारा, ये भी सोच रहा हमें भी मिटा दो। हाँ, एक क्वेश्चन हम आपको फोकल डिस्टेंस पे कराते हैं, थोड़ा समझ के बताना, ठीक है। क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, फाइंड पॉइंट्स ऑन पैराबोला, जब भाई छोड़ रहे हैं, पॉइंट्स ऑन पैराबोला, हाँ ये भी करा हो गया आराम,
वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 8x whose focal distance is 8 whose focal distance is 8 फोकल डिस्टेंस कितना दिया बच्चे 8। तो हमें कह रहा है वो पॉइंट चाहिए किस पे पैराबोला पे। तो ऑब्वियस सी बात है हमें पैराबोला पे पॉइंट चाहिए तो हम एक फिगर बना ले थोड़ी देर के लिए ऐसा, और यहां कोई पॉइंट चाहिए तो ये मान ले 4 2 ये 2,0 से गुजर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? फोकल डिस्टेंस दिया मतलब ये वाला डिस्टेंस दिया है ना, और ये डिस्टेंस कितना दिया बच्चे 8, और ये वाला पॉइंट हमें नहीं पता निकालना है तो मतलब क्या मानना है 80 स्क्वायर 280, यानी क्या मानेंगे बच्चे हम 80 स्क्वायर 280 80 स्क्वायर 280। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 2 दिया है तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2t स्क्वायर 40 आ गया। अच्छा फोकल कॉर्ड दिया है, क्या दिया है, सॉरी फोकल कॉर्ड नहीं, फोकल डिस्टेंस दिया है, क्या दिया अभी बताया कि जो फोकल डिस्टेंस था वो x प्लस a था। फोकल डिस्टेंस कितना था बच्चे, बात समझ रहे हैं, x प्लस a मतलब x की कोऑर्डिनेट कितनी है 80 स्क्वायर, हम पूरा लिख रहे हैं, और प्लस a यही था ना भैया, a इसकी x कोऑर्डिनेट है ना, और जितनी दूरी पे ये बैठा है उतनी दूरी पे इधर, बात समझ में आ रहा है, यही था sp इक्वल टू pm। तो 80 स्क्वायर प्लस a कॉमन हो गया a 1 प्लस t स्क्वायर, सोच ले ये डायरेक्ट बुक में लिखा होगा। ठीक है, अच्छा a कितने के बराबर है बच्चे 8 के, कितने के बराबर है, a की वैल्यू कितनी है 2 है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू तुम्हें 4 दिखा, तो क्या टी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हें 3 दिखी, तो क्या टी की वैल्यू आपको प्लस माइनस रूट 3 दिखा, हाँ या ना बोल। तो जो पॉइंट्स हमें चाहिए, जो हमें पॉइंट्स, तो वो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 पहला पॉइंट और 4 इंटू रूट 3 दूसरा पॉइंट प्लस माइनस के साथ, हाँ या ना। तो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा 6 प्लस माइनस 4 रूट 3, 6 प्लस माइनस 4 रूट 3, बोला है, कोई कंफ्यूजन है? ये सारी छोटी छोटी बातें जो हमने पढ़ाई है उसका ये वेटेज है, ऐसी इंपॉर्टेंस आपको पीवाईक्यू जब हम करेंगे तो जरूरत पड़ेगी, हम शॉर्ट सीधे रिजल्ट लिखेंगे कि भैया जो डिस्टेंस है वो हमारा 1a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर है, खत्म। स्लोप हम सीधे लिख देंगे 2 डिवाइड बाई t प्लस 1/t, अगर स्लोप ऑफ कॉर्ड की बात होगी, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड की बात होगी तो, बाकी हम t1 t2 लेके चलेंगे। समझ में आ रही बात, क्लियर है? चल इतना करके आएगा, फिर आगे की बात जारी रखेंगे। तो अगली चीज डालेंगे ए लाइन एंड ए पैराबोला, ए लाइन एंड पैराबोला। सारी चीजें वैसे ही चलेगी सर्कल की तरह, यानी हम लाइन का इक्वेशन ले लेंगे, मान लीजिए y इक्वल टू कितना बच्चे mx प्लस c, ये हमारा कोई लाइन है, और हम एक पैराबोला ले लेंगे जिसको लिख देंगे y स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax, ये हमारा कोई पैराबोला का इक्वेशन। तो तीन चीजें बन सकती है फिर यहां से, कि हो सकता है लाइन जो है वो पैराबोला को इंटरसेक्ट कर रहा या फिर टच कर रहा और या फिर नो कट नो टच हो रहा, तो इसके लिए कंडीशंस निकालना पड़ता है। अगर कट कर रहा है तो ए वाली जो इक्वेशंस है ये इस वाली द्वारा क्या हो जाएगी, किसी ना किसी दिन सेटिस्फाई होगा, यानी हम y की जगह यहाँ क्या रखने वाले हैं mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना लिखने वाले हैं 4ax, जब ओपन करेंगे तो आएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर प्लस का 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0, ऐसा है क्या? तो यहां से आप ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा m स्क्वायर x स्क्वायर, इसमें कोई चिंता वाली बात। यहां से अगर आप देखें तो क्या कॉमन हो सकता है, हम अगर x कॉमन कर लें तो प्लस का 2mc माइनस 4a कॉमन x हो जाएगा, हाँ है ना, और प्लस का हमारे पास कितना बच जाएगा c स्क्वायर इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, तीन कंडीशंस आएंगे, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। तो यहां से अगर d की वैल्यू हम निकाल लें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर मतलब 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह आ जाएगा m स्क्वायर और c की जगह आ जाएगा c स्क्वायर। तो ओपन करेंगे तो आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस का 16a स्क्वायर और 4 गुना 8 गुना 16 माइनस 16mac, सही था, और माइनस का कितना 4m स्क्वायर c स्क्वायर, जहां से a वाला और a वाला कैंसिल आउट हो गया, 16 कॉमन हो गया, हमारे पास कितना आ गया a स्क्वायर, 16a कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस mc, कोई दिक्कत? ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब इसी में तीन कंडीशन लगा लें, तीन कंडीशन मतलब पहला ले लेते हैं हम d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन, तो इसमें क्या रहा होगा कि ऐसा कोई पैराबोला रहा होगा y स्क्वायर इक्वल टू 4x और एक कोई लाइन रहा होगा जो इसको कट कर रहा होगा, हाँ या ना, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं d लेस देन 0, क्या ले लेते हैं, हाँ, इसमें कोई पैराबोला रहा होगा जिसको जो लाइन जो है ना ही कट कर रहा होगा ना ही टच कर रहा होगा, ये लाइन है,
जिसको हम y इक्वल टू क्या बोल रहे हैं mx प्लस c, और ये लाइन है y इक्वल टू कितना mx प्लस c। अगर ऐसा होगा तो यहां से आपको पता है कि ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे, जिसको हमने एरिया बाउंडेड बाय रीजन में भी निकाल रखा है। लेकिन यहां से जो हमें पढ़ना है बेसिकली वो पढ़ना है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। क्या पढ़ना है? वहां भी पढ़ा था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे? 0। d इक्वल टू 0, यानी अगर d इक्वल टू 0 की बात करें तो ये वाली क्वांटिटी 0, यानी a माइनस mc इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 0। तो यहां से c की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी? a अपॉन m। तो यहीं से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी लिख सकते हैं, हाँ या ना? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा इसी लाइन में जो y इक्वल टू कितना था mx प्लस c के जगह हम क्या रख देंगे बच्चे? a अपॉन m, और ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन जो जरूरी बात है, फिर से वही बात है कि किसी ने किसी पॉइंट पे टच किया होगा, तो हमें जो यहां से याद रखना है वो याद रखना है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बच्चे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जहां पे वो टच कर रहा होगा उसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी। वैसे आप निकाल भी सकते हो बाय पुटिंग द वैल्यू, लेकिन याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर है कि काम जल्दी हो जाएगा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां से आता है वो आपके पास आता है a अपॉन m स्क्वायर, a अपॉन कितना? m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी जहां पे वो क्या कर रहा है बच्चे? टच कर रहा है। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? अच्छा, इसके बाद अब इसके बाद तो पॉइंट ऑफ आ गया, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आ गया। यहीं से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ, ये अच्छा, एक चीज और पढ़ ले, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के बारे में पढ़ ले। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला। पोजीशन ऑफ पॉइंट, कोई पॉइंट हम ले लें x1, y1 विद रिस्पेक्ट टू पैराबोला, विद रिस्पेक्ट टू। तो हमने क्या बोला था कि जो भी, अगर मान ले पैराबोला हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, हाँ है ना? तो हमने क्या बोला था कि जहां x है वहां x1, जहां y है वहां y1 ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और लेस देन, यानी इसको लिख देंगे y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए p लाइज आउटसाइड, हाँ या ना? बिल्कुल वही सर्कल वाला ही चल रहा है। y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1, या आप y1 माइनस 4x1 इक्वल टू 0 लिख दो, तब ये आपका क्या हो जाएगा? p लाइज ऑन दी पैराबोला, ऑन दी पैराबोला। अच्छा, अगली चीज क्या हो जाएगी बच्चे? y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 लेस देन 0, तो p लाइज इनसाइड पैराबोला। बात समझ में आई? सेम ही चीज है, बस वहां x1, y1 सर्कल के इक्वेशन में पुट करते थे। यहाँ यानी अगर फिगर की बात करें तो यहाँ एक रहा होगा और p पॉइंट यहाँ कहीं रहा होगा, हाँ या ना? इस वाले केस में ये पैराबोला अगर ऐसे रहा होगा तो p पॉइंट यहीं कहीं लाई कर रहा होगा, और इस वाले केस में अगर ये पैराबोला रहा होगा तो p कहीं अंदर नहीं कर रहा। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट को उठाकर पुट कर देना है। क्लियर है? अब ये सारी चीजें फटाफट चलती चली जाएगी जैसे इक्वेशन पढ़े थे, अब समझ नहीं लगता। अब सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, सारी चीजें वही चलेगी। मिड पॉइंट इज गिवन, पोल पोलर थोड़ा मोड़ा अगर एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो ठीक है, नोट करेगा फटाफट। तो एलिप्स में भी इतना पढ़ेंगे? नहीं, एलिप्स में कम पढ़ेंगे। एलिप्स में इतनी ज्यादा चीजें नहीं, जैसे इसमें फोकल पॉइंट की इतनी सारी प्रॉपर्टी पढ़ी ना, टेंजेंट्स के भी बहुत सारे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे 3-4। एलिप्स आसान पड़ता है, एलिप्स अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड होता है तो ज्यादा वहां रिजल्ट बनता नहीं। एलिप्स और हाइपरबोला में समय नहीं लगेगा, हाइपरबोला में समय लगेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में एक क्लास मान के चलते। तो ये बात हो गई फिर से वही चीज, ए लाइन और पोजीशन ऑफ पॉइंट्स, लाइन एंड पैराबोला, पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन। अब हम चलते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स के तरफ। अब सारी चीजें वैसी ही हैं जैसे पहले थी, कुछ बदला नहीं। तो हम अगर बात करें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, अच्छा t इक्वल टू 0 का कैसे याद आ रहा है? x डॉट x1 y डॉट 1, ठीक है, t इक्वल टू 0। अच्छा, इसका इस्तेमाल बेसिकली हम लोग तीन चीज के लिए करते हैं यहां पे। पहला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, और दूसरा अगर आपको याद हो तो हम लोग COC के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, याद आ रहा है? और तीसरा यहाँ एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं पोल एंड पोलर, पोल एंड, लेकिन ये आपके जेई में है नहीं, मतलब है नहीं क्या मतलब बुक में है लेकिन आज तक पूछा नहीं गया, तो इसको हम लोग पढ़ाते नहीं, पोल एंड पोलर, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 तीन जगह लगता है, उसका हम नहीं जा रहा, हम दो चीज पे आएंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और COC। याद हो अगर तो, अगर मान लीजिए y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है आपके पास, और कोई p पॉइंट है जिसको हम x1 कॉमा क्या लिख रहा है, y1 लिख रहा है, तो यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था? सोच थोड़ा,
y डॉट, हाँ क्या होता था, y डॉट y1 इज इक्वल टू 4a को 2a और यहाँ क्या लिख देते हैं बच्चे x प्लस x1। बस रटा रटाया चीज है, अगर भूल गए हैं तो हम फिर से लिख देते हैं, y स्क्वायर फॉर्म लिख देते हैं y डॉट y1, x स्क्वायर फॉर्म क्या लिख देते हैं बच्चे x डॉट x1, 2x को क्या लिख देते हैं x प्लस x1 और 2y को क्या लिख सकते हैं y प्लस y। यही चीज बताई आप लोगों को भी बताई थी 11th में, हाँ बताइए। इतना तो हम पढ़ा ही देते हैं कि हम जब आगे आपको उठाए ना तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें क्या है, छोड़ते नहीं हम कुछ, ठीक है, इतना पढ़ाए थे हम। अच्छा 2ax प्लस x1, ठीक है। अच्छा लेकिन इसकी कहानी थोड़ी सी हम पढ़ लेते कि अगर हम यहां से पॉइंट फॉर्म है तो अगर हमें स्लोप मिल जाए तब भी हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख सकते हैं। इसको हम इसीलिए लिख रहे हैं ताकि हम नॉर्मल आपको याद करने का तरीका बता पाए। जरूरी नहीं कि हर बार इक्वेशन याद ही रहे, भूल जाओ तो कैसे निकालोगे। अगर y स्क्वायर है तो यहां से अगर तुम्हें स्लोप निकालना हो, क्या निकालना बच्चे, तो तुम बोलोगे कि सर इसको डिफरेंशिएट करो 2y और यहां लिखो dy by dx इज इक्वल टू यहां 4a लिखो और इससे इसको काट दो तो तुम्हें यहां से dy by dx की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी कितना बच्चे 2a अपॉन y, कितना, हाँ। अब यहां पे अगर पॉइंट पे निकालोगे तो ये y1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, हाँ x1 y1, ठीक है। ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट का है, क्या कहलाएगा। अब यहीं पे पकड़ लेना, थोड़ी देर के लिए हम लिख देते हैं, आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अगर हम हमसे स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछ ले, स्लोप ऑफ क्या पूछ ले, हाँ कितना, इसको पकड़ के रखना। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो आएगा ये माइनस वाई अपॉन क्या आएगा 2a, माइनस वाई वन अपॉन कितना 2a। वहां बच्चे नहीं समझ पाते कि सर ये कैसे लिख रहे हो, हम डायरेक्ट लिखेंगे वहां, ये यहां से लेके आए तो ये वर्क कैसे रहा, ऐसा y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1 इज इक्वल टू यहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना लिखेंगे 2a अपॉन y, और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा। सॉरी कौन सा वाला, हाँ यही वाला लिखा था, हाँ इसी को सॉल्व करके ये वाला इक्वेशन मिल रहा है, अलग नहीं है कुछ। जो हम बेसिकली 12th में भी पढ़ते हैं, जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का ये स्लोप पॉइंट फॉर्म है। क्या है, ये आपके पास पॉइंट दिया x1, y1 और यहां से हमने क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया, है तो वही चीज, अलग थोड़ी। अब याद है तो याद है, नहीं याद है तो नहीं याद है। अब जैसे याद नहीं है तो कैसे काम करेंगे, आपको पता है कैसे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो बाकी पैराबोला के लिए भी लिख लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा पैराबोला अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax रहे तो आप इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, y डॉट y1 इज इक्वल टू माइनस 2a और यहाँ लिख दोगे x प्लस x1। उसी तरीके से अगर आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है तो आप इसको क्या लिख दोगे, x डॉट x1 इज इक्वल टू 2a, यहाँ लिख दोगे y प्लस y1। और अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रहे बच्चे माइनस 4ay तो आप लिख दोगे x डॉट x1 इज इक्वल टू माइनस का 2a x प्लस x1, सॉरी y प्लस y। ये हो गया हमारा कौन सा फॉर्म बच्चे, पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म, अब हम आगे पे चलते हैं जिसको हम बोलते थे पैरामीट्रिक फॉर्म, याद आ रहा है। अच्छा पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर आपको याद हो तो हमने आपको बता रखा था कि x इज इक्वल टू कितना होगा 80 स्क्वायर और कॉमा y इज इक्वल टू कितना होगा 280। यानी बेसिकली मिला जुला के बात यही है कि जहां x y1 है, जहां y1 है वहां हमें पुट करना है कितना 280 और जहां x1 है वहां क्या पुट करना है 80 स्क्वायर, यही सर्कल में बताया था, है ना। यानी इक्वेशन अगर लिखे हैं तो y डॉट y1 यानी 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 यानी 80 स्क्वायर, आया ना, ऐसा है। अच्छा कुछ कॉमन हो जाए, यहां से 2a काट ले तो आपको यहां से yt इज इक्वल टू x प्लस 80 स्क्वायर दिख रहा है, बोल, अरे हाँ है ना, यही हमारा कहलाएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। कुछ याद करने वाली चीज है। तो इसको अगर हम समराइज करते हैं सभी के लिए, तो हम सभी के लिए अगर समराइज करते हैं तो पहले ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फिर ले लेते हैं y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे माइनस 4x, x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 4ay और x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माइनस 4ay। देख सिंपल लिख रहा है। इसका अगर हम लिख रहे हैं yt इज इक्वल टू कितना x प्लस 80 स्क्वायर, तो कोई मुझे बताएगा कि दूसरे वाले के लिए कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा माइनस, यानी इसको आप लिख सकते हो ty इज इक्वल टू माइनस x प्लस कितना हो जाएगा 80 स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो tx, नहीं एक ही में होगा बच्चे, 80 स्क्वायर है ना, 80 स्क्वायर, सोच एक बार चेक कर लेते हैं वैसे, नहीं ठीक 80 स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहां अगर ty है तो क्या हो जाएगा tx, यहां x है तो क्या हो जाएगा y और प्लस यहां क्या होगा नहीं, अरे तो चेंज तो हो रहा है ना, आप पुट करके देख लें, यहां अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहां पुट कर x डॉट 80 स्क्वायर
2ay प्लस 2at, तो यहां कैंसिल आउट तो हो जाएगा ना वो सारी चीजें, तो आएगी आपके y प्लस कितना 80 स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा tx इक्वल टू माइनस y प्लस कितना 80 स्क्वायर। हाँ बस x और y बदलेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, ठीक है, tx y, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन कौन सा फॉर्म हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म। अच्छा अभी बताया था हमने स्लोप फॉर्म, बस लिख देते हैं। स्लोप फॉर्म में अभी हमने बताया था कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, mx प्लस c की जगह कितना आ जाएगा a अपॉन m, यही हमारा क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। अभी बताया था ना लाइन और पॉइंट के इंटरसेक्शन, लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन, ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लेकिन अब इसकी कुछ खास बात, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के साथ साथ एक चीज और पढ़ते थे हम, पेयर ऑफ टेंजेंट। क्या पढ़ते थे, जिसका फॉर्मूला हमने सीधा सीधा बता दिया था, S(S1) = T²। बात समझ में आ रहा है। लेकिन जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट आएगा तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, पेयर ऑफ टेंजेंट कहीं ना कहीं जाके इंटरसेक्ट करेगा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, फटाफट नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो इसके बाकी फॉर्म भी देख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इसके प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इधर मान लीजिए आपके पास y² = 4x है, हम यहां लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और यहां हम एक और चीज लिख देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अभी लिखा था ना सबका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्वरूप में फॉर्म, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करें तो y = कितना लिख देंगे बच्चे, mx प्लस a/m। तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखा था हमने, या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कितना लिखा था, हाफ a अपॉन कितना लिखा था m² 2a अपॉन कितना लिखा था m। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब अगर मान ले y² = -4x हो जाए, क्या हो जाए, तो यहां आ जाएगा y = mx माइनस a अपॉन m। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या फर्क पड़ेगा, a आ जाएगा माइनस का a अपॉन m², 2a अपॉन कितना हो जाएगा बच्चे m, ठीक है। अच्छा अब यहां पे आ जाए x² = 4ay, ये याद रखना होता है बेसिकली, ठीक है, याद रखना। बनना कैसे वो हम आपको बता दिया ऑलरेडी। ये क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हम लिख रहे हैं ये याद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो तो लाइन के इक्वेशन को किस में पुट करोगे, पैराबोला में। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे ना, ये तो हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में भी किया है, एरिया बाउंडेड बाय रीजन, वही चीज है। x² = 4ay का जो इक्वेशन आना है वो आना है mx माइनस का am², ठीक है। अच्छा इसको नीचे लिख देते हैं, फिर उधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ चलते हैं, -4ay। तो याद आना है y = आपके पास mx और ये आ जाता है प्लस का कितना बच्चे am²। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरफ चले तो हमारे पास ये आ जाता है 2am, am², तो नीचे वाला कितना आ जाएगा बच्चे -2am, am²। ध्यान से देखोगे तो याद रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं याद रहेगा। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सभी को समझ में आ गया होगा, पिछले में बताया होगा। अच्छा एक बात बता, ये तो उस समय लिखा जब ये स्टैंडर्ड पैराबोला क्या हो, अगर ये जनरल पैराबोला हो जाए, मतलब जिसकी वर्टेक्स 0,0 पे नहीं हो, तो हम कैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, तो उसको भी नोट करके लिख लेंगे। जनरल पैराबोला भी आएगा, बिल्कुल आ सकता है, उसमें क्या कांटे लगे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जैसे हमने पैराबोला को जनरलाइज कर लिया, मान लो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने पैराबोला ले लिया, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, जहां पे वर्टेक्स आपके पास कितना दिख रहा है h कॉमा k, कितना दिख रहा है h कॉमा k। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस, ठीक है, इज, मान लो इसका स्लोप हमारे पास है हैविंग स्लोप m इज, इसका आप इक्वेशन लिखते हैं सिंपल y इक्वल टू, यानी y माइनस k ही होगा, m हमारे पास m आना चाहिए mx प्लस c, तो इसका इक्वेशन आ जाता है m और x के जगह क्या लिख देगा x माइनस h, और प्लस का c हमारे पास अभी भी कितना है a अपॉन m। बस इतना ही सच है, बाकी कुछ नहीं। बस जो वहां पे mx था वो x माइनस h हो गया, जो y था वो कितना हो गया y माइनस k, शिफ्ट करना है बस, क्योंकि उतना यूनिट वो भी शिफ्ट होगा ना। अब टेंजेंट जब, जैसे मान लो जो अभी लाइन आप यहाँ पे ले रहे थे, जो ऐसे पैराबोला पे ले रहे हो आप, यहाँ पे अगर मान लिया आप टेंजेंट ले रहे हैं, तो ये पैराबोला ऊपर शिफ्ट होगा तो लाइन भी तो ऊपर शिफ्ट होगा, जस्ट इमेजिन, है ना, कोई कंफ्यूजन है। अब हम चलते हैं थोड़ा पेयर ऑफ टेंजेंट की तरफ, मिटा लें इसको, इधर वाला मिटा लें। अब आ जा पेयर ऑफ टेंजेंट्स, बिल्कुल वही सारी चीजें हैं जो चलती जा रही है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के लिए पहली कंडीशन हमने क्या बताई थी कि पॉइंट को पैराबोला से बाहर लाई करना पड़ेगा, बाहर लाई करना पड़ेगा, तभी क्या बनेगा दो। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान ले एक फिगर बना ले, ऐसा कुछ एक पैराबोला है आपके पास, ठीक है,
तो हमारे पास कोई पॉइंट है, एक टेंजेंट हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं, मान लें थोड़ी देर के लिए ऐसे, और एक टेंजेंट हम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल वही चीज है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा मान ले कोई पॉइंट है जिसको हम 81 स्क्वायर 281 बोल दिए, यस और नो। और ये वाला कोई हमारा क्यू है जिसको हम 82 स्क्वायर 282 बोल दिए, ठीक है। तो हमारे पास ये पी पॉइंट है, ठीक है। तो पहले हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं। इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, इसके लिए हमने आपको याद करने के लिए बोला था क्या बच्चे, S1 इज इक्वल टू कितना बच्चे, टी स्क्वायर, यही बोला था। जहां s की वैल्यू जो थी वो y स्क्वायर माइनस 4x हो जाएगी, हाँ है ना। अच्छा S1 का मतलब हो जाएगा इस पॉइंट को पुट कर देना, यानी 4x1 इज इक्वल टू t का मतलब है y डॉट y1 प्लस का 2a ब्रैकेट के अंदर x प्लस x1 और इस पूरे का क्या बच्चे, होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, जो कि आपको याद नहीं रहेगा तो आप यही याद रखो, ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर ये पेयर ऑफ टेंजेंट है तो ये किसी न किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर इसका नाम हम p दे दे, इसका नाम हम q दे दे, तो ये हमारा मान लो r होगा। तो ये r की कोऑर्डिनेट क्या होगी, r की कोऑर्डिनेट, अच्छा सुनो, अगर हम इसके इक्वेशन को लिखें, इस लाइन के, इस टेंजेंट के इक्वेशन, तो अभी अभी हमने पढ़ाया आपको कि आपके पास y_t1 एंड t1y होगा इज इक्वल टू x1 प्लस a_t1 स्क्वायर होगा। सोच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और इसका जब हम लिखेंगे इक्वेशन तो ये आ जाएगा t2y इज इक्वल टू कितना बच्चे, x2 प्लस a_t2 स्क्वायर, हाँ है ना। इस दोनों लाइन का इंटरसेक्शन है, और ये दोनों एक लीनियर इक्वेशन ही तो होंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्ट कोऑर्डिनेट भी हमारे पास है a_t1 t2 a_t1 प्लस t2। अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके इतना नोट कर इधर फटाफट। हम लोग एक सोचने में परेशान था, चलिए। तो यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट की बात कर लेते हैं। ये भी डालें, ठीक है। आप समझेगा यार थोड़ा सा, क्या अगर इस इक्वेशन को हम लिख दें ऐसे, t1y इज इक्वल टू x1 प्लस a_t1 स्क्वायर, कोई दिक्कत है? तो यहां से आप लिखोगे t2y इज इक्वल टू क्या लिखोगे, x2 प्लस a_t2 स्क्वायर, हाँ है ना। इस दोनों में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, इसमें से x, ओके सॉरी, x1 है और एक सेकंड, x प्लस a_t1 स्क्वायर x ही तो रहेगा ये, सॉरी यहाँ x1 थोड़ी आएगा, x ही तो रहेगा ये। तो यहाँ हो जाएगा x और प्लस क्या हो जाएगा, x, थोड़ा चेंज कर लेंगे इसको। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ है ना। इस दोनों में से अगर हम y को कॉमन कर लेते हैं t1 माइनस t2 दिख रहा है, और इज इक्वल टू इधर अगर हम देखें तो हमारे पास a_t1 स्क्वायर माइनस a_t2 स्क्वायर है, जहां से a कॉमन कर लेते ये भी t1 माइनस t2 और t प्लस t2 दिख रहा है, और इधर y दिख रहा है t1 माइनस t2, बोल आया, ये कट गया तो आपके पास y कोऑर्डिनेट आ गई, और जब इसको पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, x कोऑर्डिनेट। तो हम सीधे अब लिख रहे हैं कि जो r का कोऑर्डिनेट होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, वो आ जाता है बच्चे a_t1 t2 कॉमा, यहां आ गया a_t1 प्लस कितना बच्चे, t2। ये हमारा क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a_t1 t2 डिवाइड बाई कितना, सॉरी कॉमा y वाला कितना हो गया, a_t1 प्लस t2। जैसे एक आपके पास यहां से आ गया y कोऑर्डिनेट a_t1 प्लस t2, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर, तुम्हें दिख जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a_t1 t2, ठीक है। अच्छा अब इसको थोड़ा ध्यान से देख, a तो है ही, लेकिन क्या t1 और t2 जो है वो कुछ दिख रहा है क्या? अगर ध्यान से देखेगा तो हमारे पास, अगर हम आपसे बोले कि हमारे पास ए वाली पॉइंट a_t1 है और a_t2 है, इसका ज्योमेट्रिक मीन बताएगा, ज्योमेट्रिक मीन हम सोचना कि अगर हम ज्योमेट्रिक मीन निकालें, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a_t1 स्क्वायर कॉमा कितना, a_t2 स्क्वायर, यही है इसका ज्योमेट्रिक मीन। अगर इसका हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो ज्योमेट्रिक मीन जो आएगा इज, थोड़ा ध्यान से देख, a_t1 स्क्वायर कॉमा a_t2 स्क्वायर रूट अंडर, यही होता है ज्योमेट्रिक मीन, याद आ रहा है, g इक्वल टू रूट अंडर a, जहां g बीच में बैठा होता है ना। तो यहां से थोड़ा ध्यान से देख, a स्क्वायर आया और t1 t2 आया,
तो ध्यान से देखिए ज्योमेट्रिक मीन जो है इस दोनों का, यानी आप बोलोगे कि एक्स कोऑर्डिनेट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बच्चे, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ, इस पॉइंट का नाम P एंड Q दे दिए, इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ व्हाट R। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ R, देखना नहीं बन रहा है, इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर, रूट के अंदर, रूट से बाहर आके क्या बनेगा a t1 t2। उसी तरीके से दूसरा वाला जो देखोगे ना वो क्या है, देख थोड़ा सा, वो अर्थमेटिक मीन होगा। क्या होगा, देखना, अर्थमेटिक मीन निकालोगे 281, देखिए इधर हम लिख देते हैं, अर्थमेटिक मीन जब निकालोगे इसका तो आ जाएगा 2at1 प्लस कितना बच्चे, 2at2 डिवाइडेड बाई कितना 2, तो तुम्हें at1 प्लस t2 दिख गया क्या? तो बोलोगे कि अर्थमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q, y कोऑर्डिनेट ऑफ p एंड q इज y कोऑर्डिनेट ऑफ r, y कोऑर्डिनेट ऑफ, अरे नहीं क्या, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो बेसिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन है और y कोऑर्डिनेट का अर्थमेटिक मीन है, खत्म। अब जो भी पॉइंट है वहां डाल ले, आपकी इच्छा है, आप रिड्यूस भी कर सकते हो उसको, ठीक है। ये बात समझ में आई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियर है। अगली टॉपिक डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स, हम ऐसे ही फिगर से बताएंगे, हम उसका प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं, प्रूफ आप बुक से देख लेना, हमें जरूरत नहीं है प्रूफ का, ठीक है, नोट करेगा फटाफट। अच्छा एक चीज इसमें और देखिए कि इसके बीच जो एंगल बनेगा, पेयर ऑफ टेंजेंट के बीच का एंगल जो थीटा बनेगा, ठीक है, तो एंगल बिटवीन जो आपके पास एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो होगा, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स इज, ये आपके पास आएगा tan थीटा इज इक्वल टू t2 माइनस t1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कितना बचे t1 t, वही फॉर्मूला जो पढ़ते आ रहा है स्लोप के टर्म t1 t। अच्छा एक और चीज है इसमें, वैसे हमने बता रखा है कि अगर मान लीजिए कि फोकल कॉर्ड वाली चीज बता रखी है ना, फोकल कॉर्ड वाली शायद नहीं बता रखी, तो यहां एक चीज और लिख देते हैं कि जैसे मान ले, इफ, नोट करके अलग से लिख देते हैं उसको, शायद भूल गए हैं, इफ L1 and L2 are segments of focal cord, segment of focal cord, समझ रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ फोकल कॉर्ड है, L1 है और क्या है L2, ठीक है, ठीक है, L1 and L2 are the segments of focal cord, then latest rectum is 4L1 L2 divided by L1 plus L2। उम्मीद करते हैं कल आपको बताया था एक रिजल्ट पिछली क्लास में, ये था ट्वाइस A इज इक्वल टू λ1 λ2 डिवाइड बाय λ1 प्लस λ2, ऐसा ही था कुछ, तो इसी से ये रिजल्ट डिराइव हो गया जिसको आप याद रखोगे, ठीक है। हाँ लैम्डा ही है, आप इस यहाँ पे आप λ1 λ2 लिख लो, वही चीज रखो, बस शायद लगा है कि रिजल्ट डिराइव करा देते हैं, ठीक है। ये हो गई बात, क्लियर है इतनी बात, जल्दी नोट कर फटाफट थोड़ा नीचे वाला, चलिए फटाफट चीजें और लिख देते हैं और उसके बाद खत्म करते हैं क्वेश्चन का। तो कुछ प्रॉपर्टीज है टेंजेंट के जिसको हम कभी कभी क्वेश्चन में इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीज लिखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। पहला क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी टेंजेंट है जिसका हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं फोकस से, किससे, तो हमेशा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा टेंजेंट एट वर्टेक्स। क्या रिप्रेजेंट करेगा, हम लिख के बताते हैं, हाँ हम समझ गए चेहरे के एक्सप्रेशन से, लिखेगा लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस upon any tangent is tangent at vertex। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपके पास कोई भी लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस अपॉन एनी टेंजेंट, अपॉन मतलब अगर हम फिगर से समझाने की कोशिश करें तो ऐसा है कि एक पैराबोला है आपके पास, तो यहां पे कोई एक टेंजेंट हम ड्रॉ किए, ठीक है, यहां पे एक ऐसा हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, मान लो थोड़ी देर के लिए,
ऐसा ऐसा हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। यहां से जब इस पे हम फुट परपेंडिकुलर डालेंगे ना तो किसको कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा, टेंजेंट एंड वर्टेक्स, मतलब इस वाले लाइन को। यानी अगर ये फोकस है तो ये जो एंगल रहा होगा, ये जो एंगल रहा होगा कितना रहा होगा, समझ आ रहा है? जैसे इधर भी वही सेम चीज होगा। ये अगर मान ले थोड़ा सा और ऐसे इंक्लाइन हो जाए तब भी यहां से जो उस पे बनेगा वो, जैसे मान ले एक और लाइन हम यहां खींच देते हैं समझाने के लिए, ऐसा एक लाइन ऐसा क्या, तो अब ये जो एंगल रहा होगा कितना रहा होगा, जहां 90 बनेगा उस सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो क्या देगा, टेंजेंट एंड वर्टेक्स देगा। क्या देगा? क्या ये बात समझ में आई? चल दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, कहां से डायरेक्ट्रिक्स ले, लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप प्रूफ देख सकते हो, जब इसका स्लोप निकालोगे ना टी पॉइंट लेके तो ये आपको दिख जाएगा कि इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा। प्रूव्ड है सारे। हम बस उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि क्वेश्चन में हमें कभी-कभी जरूरत पड़ जाता है, ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मान लो पीटी हमने ले लिया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर इट मींस, एंड द पॉइंट where it meets the directrix, डायरेक्ट्रिक्स मान लीजिए डायरेक्ट्रिक्स क्यू ले लेते हैं, क्यू सबटेंड्स राइट एंगल, सबटेंड्स राइट एंगल एट फोकस, राइट एंगल एट फोकस, राइट एंगल एट फोकस। फोकस पे क्या लेगा ये आपको 90 डिग्री। हम फिर से इसको फिगर से समझा रहे हैं कि जैसे मान ले आपके पास कोई पैराबोला है ऐसा, हमारे पास इधर फोकस है तो इधर कहीं इतनी ही दूरी पे इधर डायरेक्ट्रिक्स रहा होगा। तो कहता है कि जो भी यहां से आप टेंजेंट डालोगे ना, यहां से ऐसे मान लो एक टेंजेंट आपने डाला, थोड़ा सा हमें ऊपर लेके आना पड़ेगा दिखाने के लिए, मान ले ऐसा एक टेंजेंट आपने डाला, तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है क्यू पॉइंट है, यहां से इसके बीच में ये जो एंगल बन रहा है ए सेंटर पे, ये कितना एंगल बन रहा होगा बच्चे? नहीं, बस सिंपल, मतलब जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पीटी है, ये क्या है, पीटी से लेके कहां तक आ गया, डायरेक्ट्रिक्स तक, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा फोकस a, 0 पे, वो कितना होगा, 90 डिग्री। आसान भाषा में नहीं आया कि ये जो लेंथ है वो जो सबटेंड करेगा फोकस पे एंगल वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? अच्छा, अगली प्रॉपर्टी देखेंगे। अगली प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स का डेफिनेशन, डायरेक्ट्रिक्स होता क्या बेसिकली, लोकस ऑफ पॉइंट ही होता होगा। तो क्या कहता है कि अगर पेयर ऑफ टेंजेंट रहे, क्या रहे, तो कहता है जो पेयर ऑफ टेंजेंट रहे वो पेयर ऑफ टेंजेंट जहां पे एंगल उसका 90 डिग्री बन रहा हो, क्या बन रहा हो, तो सारे पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं तो हमें डायरेक्ट्रिक्स मिलता है। बात समझ में आ रहा है? यानी लिख लेगा इसको भी सिंपल कि टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, टेंजेंट एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड, जो भी आपके एक्सट्रीमिटीज है फोकल कॉर्ड के, फोकल कॉर्ड आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट, आर परपेंडिकुलर एंड इंटरसेक्ट एट डायरेक्ट्रिक्स। कहां इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे? आप ऐसे भी बोल सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली बनता कैसे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम फिगर से समझाने की कोशिश करें तो ऐसा है एक पैराबोला आपके पास, ठीक है, ऐसा है। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब जो है, यहां पे कोई पॉइंट ले लिए और यहां कोई एक पॉइंट ले लिए, ये फोकल कॉर्ड है, मतलब ये 81 स्क्वायर 81, ये क्या रहा होगा 280। अच्छा, सभी को पिछली क्लास में बताया कि a/t स्क्वायर 2a/t रहा होगा नेगेटिव का, t1 t2 -1। तो इसके द्वारा जो आपके पेयर ऑफ टेंजेंट है, यहां से मान ले एक पेयर ऑफ टेंजेंट ऐसे उठा रहे हैं, ऐसे इधर की तरफ ऐसे, और यहां से एक पेयर ऑफ टेंजेंट हम उठा रहे हैं ऐसे, तो ये जिस लाइन से गुजर रहा है ना, ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। कमाल कर इधर। और इसको अगर आप ध्यान से देखें तो a, 0 है, a, तो इसका इक्वेशन भी x -, ही आ रहा है। चेक कर ले, चेक कर ले इसका, यहां से ये चेक कर ले, ये स्लोप निकाल के देख ले। ये वाला पॉइंट तुम्हें पता है, ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे इंटरसेक्ट करे, बाय डिफॉल्ट यहां इंटरसेक्ट कर दिया, ऊपर नीचे कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकता है, समझ आ रहा है? हाँ, ये यहां पे जरूरी नहीं है कि यहां पे थोड़ा सा और ऊपर ही कर ले इसको, नहीं तो बच्चे समझते हैं कि यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं है, यहां नहीं है, कहीं भी कर सकता है, ये ऐसे भी जा सकता है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर यहां, तो एक्सिस जो एक डायरेक्ट्रिक्स जो बनेगा वो यहां बनेगा।
समझ में आ रही बात? जरूरी नहीं है कि इसी एक्स एक्सिस पे ही कट करे। जैसे मान ले, अभी थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, ये पॉइंट जो था वो अभी निकाला था हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स का, वो था a t1 t2 a t1 plus t2, यही था। अच्छा, अगर एक फोकल कॉर्ड का केस है तो t1 t2 में एक रिलेशन था, हम दिखा देते हैं, a t और t2 के जगह -1/t, हाँ या ना बोल, ठीक है, कॉमा ये आ जाएगा आपके पास a ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा बच्चे, t माइनस कितना 1/t, ये बनेगा ना इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बनेगा आपका इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आ रहा है? तो इसको सॉल्व करेगा तो ये कितना आएगा, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट ये कट के माइनस ही आएगा, आया x कोऑर्डिनेट माइनस है, y कोऑर्डिनेट तो यही रहने वाला है। अरे नहीं, दिख रहा है ना, खुली आंखों से दिख रहा है कि अगर इसको सॉल्व करेगा तो इसकी x कोऑर्डिनेट कितनी आ गई, -a, कोऑर्डिनेट a ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, t माइनस 1/a, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ले रहे हो। और r की x कोऑर्डिनेट माइनस ही आएगी हर बार क्या आएगी, तभी तो हम बोल रहे हैं कि जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स जिसके बीच एंगल 90 डिग्री बनता है वो और कुछ नहीं, क्या देता है, डायरेक्ट्रिक्स देता है। समझ में आ रहा है? तो यहां से y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा, कोई कंफ्यूजन है? ये है आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स। आपको पेयर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी इसमें ऐड कर देते हो, सारी चीजें एक साथ, ठीक है। अब बच गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फटाफट रिजल्ट लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सीधा प्रॉपर्टी है कि अगर फोकस से कोई परपेंडिकुलर हम डालें, फोकस से कोई परपेंडिकुलर डालें टेंजेंट पे, तो कहां जाके इंटरसेक्ट करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स यानी y एक्सिस पे। अगर हम फोकस से किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर डालें, किसी टेंजेंट पे, तो कहां इंटरसेक्ट करेगा वो, y एक्सिस यानी टेंजेंट एट वर्टेक्स पे, ठीक है। अगर कोई पेयर ऑफ कोई टेंजेंट है जो हम डायरेक्ट्रिक्स और उस पॉइंट के बीच को उठा के अगर फोकस पे गिरा दें तो एंगल हमेशा कितना होगा, 90 डिग्री, देसी जुगाड़ याद करने का। और तीसरा कि कोई फोकल कॉर्ड का एक्सट्रीमिटीज है जिसके बीच का जो एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हमेशा किसको देगा, डायरेक्ट्रिक्स को। तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है, ठीक है, नोट कर। हो गया, मिटा दे। अब इस पे थोड़ी सी चीजें और चर्चा करते हैं। हाँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या बताई थी, हाँ देखिए बताएं क्या था, y माइनस y1 इज इक्वल टू कितना था, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a, और यहाँ कितना था, x माइनस x1। कोई कंफ्यूजन है? यही हमारा पॉइंट फॉर्म हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमने वहां सर्कल में भी दिखा था कि हमें नॉर्मल का इक्वेशन लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो हमने वहां भी तरीका बताया था कि x अपॉन x1 इज इक्वल टू y अपॉन y1 सिंपल सा फॉर्म है, आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो हमारे पास y माइनस, बाकी सबके लिए लिख लेंगे ऐसे ही, बाकी सबके लिए लिख लेंगे सिंपल। अच्छा, ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया बच्चे, पॉइंट फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया? तो अगला जो था वो था हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या था बच्चे? यानी हमारे पास जो पैरामेट्रिक फॉर्म है, आपके पास कोऑर्डिनेट था वो कितना था, at स्क्वायर कॉमा ओटी। जो ये सॉल्व होके आता है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लो y स्क्वायर इक्वल टू अगर 4x रहता है, तो इसका जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आता है वो आता है बच्चे आपके पास y प्लस का tx इक्वल टू, हमारे पास इधर आ जाता है 2at प्लस का at क्यूब। सॉल्व करके इतना ही आएगा, जहां जहां आपके पास y, यहाँ y1 x1 जब पुट करोगे ना तो ये सॉल्व होके इतना ही आएगा, याद रखना है। अच्छा, y स्क्वायर इक्वल टू अगर माइनस 4ax हो जाए तो यहाँ क्या चेंज आने वाला है, यहाँ y माइनस tx हो जाना है। ये अभी भी 280 है, ठीक है, अभी भी कितना है 280 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 80 क्यूब, इसमें कोई चेंज नहीं है। x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अच्छा, यहाँ y माइनस tx है तो क्या है, x प्लस ty हो जाना चाहिए, x प्लस ty हो जाना चाहिए। थोड़ा यहाँ भी ये तो सेम रहेगा, 280 प्लस कितना बचे 80 क्यूब।
और एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ay आ जाएगा तो इधर आ जाएगा x माइनस टी वाई इक्वल टू कितना 280 प्लस का कितना 80। ये आपका आ गया पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म? अच्छा एक बात बता, इसी चीज को हम यहां से ले रहे हैं थोड़ा सा आपको याद, मतलब जो रिमेंबर मेथड है उसको थोड़ा आसान करने के लिए, कि क्या इसको हम y इक्वल टू माइनस का tx प्लस का 2at और प्लस का at³ लिखेंगे, लिखे? अच्छा इसको ये भी एक टेंजेंट का ही लाइन रहा होगा ना, मतलब ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या टेंजेंट ही रहा होगा, ऐसे कुछ रहा होगा, लाइन ही रहा होगा। इसका स्लोप बताएगा क्या? स्लोप क्या है इसका? माइनस टी, यानी ये जो माइनस टी है वहां क्या पुट करना है, तो यही क्या बन जाएगा स्लोप फॉर्म। अरे नहीं बना क्या, देखना ये कितना इक्वेशन आ गया, ये आ गया y इक्वल टू, अब हम किसके लिए लिख रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। ये हमारे पास देख y इक्वल टू माइनस टी को हमने x मान लिया, तो mx माइनस का 2am और माइनस का कितना am³ लेना, कहां याद करना है। और वन ऑफ द फाइनेस्ट इक्वेशन, अगर आपको टेंजेंट्स नॉर्मल में जाना है तो इस पे स्टार लगा लेना, इसी से अगर पूछना है तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और यहां से एक और कांसेप्ट निकल के आता है, एक ऐसा इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन। कैसा इक्वेशन है? तो ये 3 पॉइंट्स देगा हमें, m1 m2 m3 3 रूट्स देगा, और उस 3 रूट्स के चलते हमें एक पॉइंट से 3 परपेंडिकुलर डाल सकते हैं किसी पैराबोला पे, कितना, और उसको हम को-नॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वहां से अगर 3 या 2 नॉर्मल अगर है तो वहां वो इंटरसेक्ट कर रहा होंगे किसी पॉइंट पे, तो वहां से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछ सकता है। आया ठीक है, पहले इसी क्वेश्चन को समझे, ठीक है। अच्छा ये सारे में यही चेंज करना है, तो यहां चेंज करने के बाद ये जो अगला इक्वेशन आने वाला है आपके पास y स्क्वायर माइनस 4x के लिए डायरेक्ट लिखे, आप समझ में आएगा। तो हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax अगर रहेगा तो इसके लिए इक्वेशन हमारे पास y प्लस tx है, क्या है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चे, y इक्वल टू माइनस mx हो जाएगा या प्लस mx, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, सारे प्लस हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा mx प्लस का 2am प्लस का कितना बच्चे am³ बोला है। माइनस टी को m लिया है, अरे प्लस टी को तो माइनस m लेंगे, प्लस टी को कितना ले लेंगे, आना तो इतना ही। हाँ y इक्वल टू इस वाले के लिए हमने लिया ना वो, अच्छा दूसरे वाले के लिए तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना, हमने ये जनरलाइज कर दिया वैसे समझ, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ay, इसका इक्वेशन लिखेगा y इक्वल टू mx प्लस 2a अपॉन m, ठीक है, प्लस कितना mx प्लस 2a अपॉन m और प्लस a अपॉन m स्क्वायर, a अपॉन कितना बच्चे m स्क्वायर। बहुत रेयर है, अगर यहां से पूछना है तो कौन सा पूछना है, पहला वाला, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना माइनस 4a, तो y इक्वल टू इधर क्या लिखेंगे, दोनों आपका नेगेटिव हो जाएगा, पहला वाला क्या रहेगा पॉजिटिव, यानी mx माइनस 2a अपॉन m और माइनस का a अपॉन m स्क्वायर। ये आपके पास हो गया कौन सा फॉर्म, स्लोप फॉर्म। अब फिर से हम वही बात बता रहे हैं कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब हमने अभी आपको बताया कि 3 आएंगे m1 m2 m3, इसका जो रूट होता है उसके बीच का रिलेशन क्या होता है, को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होता है, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। बाकी ये खत्म हो गया, बस एक बोर्ड और लिखेंगे, खत्म हो जाएगा इक्वेशन अपना, नोट कर फटाफट। चलिए लास्ट और इसके बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसा हमने यहां बोला कि अब 2 चीजें और देख लेते हैं, उसके बाद कुछ आप इसको प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल्स भी बोल सकते हो। तो हम पहली चीज इसमें देख रहे हैं को नॉर्मल पॉइंट, क्या देख रहे हैं बच्चे, हमें फिगर से बता दें क्या कि डेफिनेशन लिखना जरूरी है, फिगर से ही बता देते हैं। जैसे मान लिया आपके पास कोई एक पैराबोला है ऐसा, इसके रेस्पेक्ट में कोई भी आप एक पॉइंट ले लो, जैसे मान लो यहां आपने P पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट आप h, k ले लिए, क्या ले लिए, तो कहता है इस P पॉइंट से मैक्सिमम आप पैराबोला पे 3 परपेंडिकुलर डाल सकते हो, कितना, एक मान लो यहां डाल दिया आपने 90 डिग्री, एक आप मान लो यहां डाल दिया 90 डिग्री, और एक आप यहां डाल दो 90 डिग्री, 3 ही डाल सकते हो, कितने डाल सकते हो। अच्छा अगर ये तीनों के तीनों 90 डिग्री है यानी नॉर्मल है, हाँ ये क्या है, नॉर्मल है। यहां भी एक टेंजेंट रहा होगा जिसके परपेंडिकुलर रहा होगा, यहां भी एक टेंजेंट रहा होगा जो इसके परपेंडिकुलर रहा होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं। इसका क्या लिख सकते हैं, अभी लिखा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am
क्यू लिखा। अच्छा ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है ए एच कॉमा के द्वारा सेटिस्फाई होगा क्योंकि सारा इससे हो रहा है, यानी y की जगह हमें क्या लिखना चाहिए a, यहां क्या लिखना चाहिए एम एच माइनस 2am और माइनस am क्यू। हाँ है ना, जब इसको हम अरेंज करेंगे तो ये क्यूबी की इक्वेशन देगा। देखा कैसा देगा, ऐसा am क्यू, साथ में हम दूसरा वाला इक्वेशन लिख देते हैं प्लस m कॉमन कर लिया 2a माइनस h दिखा, और दूसरा वाला इक्वेशन हमारे पास प्लस k इक्वल टू 0, प्लस k इक्वल टू कितना आ गया बच्चे, k क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है। ओके तो क्यूबिक इक्वेशन में हम देख लेते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब मान लो इसके 3 रूट हैं, कितने 3, m1 m2 और m3। तो हमारे पास सबसे पहले आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 जो कि कितना आएगा 0 आएगा, सोच ले। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम। तो यहां से आप लिख सकते हो m1 डॉट m2 प्लस m2 डॉट m3 और प्लस m3 डॉट कितना m1 इक्वल टू क्या होता है बच्चे माइनस बी अपॉन ए। हाँ है ना, अच्छा एक सेकंड, माइनस बी अपॉन सी अपॉन ए, तो ये सीधा सीधा लिख देते हैं 2a माइनस h अपॉन a की जगह हम क्या लिख दे a ही है, दो रिलेशन यहां से आता है, ठीक है 2a माइनस h डिवाइड बाई कितना a। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। अच्छा अब ये बात समझ, जैसे ये चीजें आई ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करता होगा, तो इंटरसेक्ट करेगा तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बच्चे, यानी अगली चीज हम लिख रहे हैं इसका, बहुत रेयर पूछा जाता है इसीलिए लिख ले चुपचाप कॉपी में, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, जो हमारे पास नॉर्मल्स है उनकी बात कर रहे हैं, नॉर्मल एट हम पहला पॉइंट ले लेते हैं a t1 स्क्वायर कॉमा कितना बच्चे 2a1 एंड दूसरा पॉइंट ले लेते हैं a t2 स्क्वायर कॉमा 2a t2 इज, थोड़ा बड़ा है तो याद रखने का तरीका हम आपको बता देते हैं। ये हो जाएगा 2a प्लस a ब्रैकेट के अंदर t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2, ये केवल x कोऑर्डिनेट, केवल क्या है x कोऑर्डिनेट 2a t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर प्लस t1 t2 कॉमा माइनस a, ये हमारा क्या लिख रहे हैं हम y कोऑर्डिनेट माइनस a t1 t2 ब्रैकेट के अंदर t1 प्लस कितना t2, ये आपका y कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा अगर एक बात समझ कि अगर कोई पॉइंट है P1 और वो फिर से क्या करे किसी पॉइंट Q पे इंटरसेक्ट करे तो उसका कोऑर्डिनेट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है हम लिख देते हैं कि जैसे मान ले इफ नॉर्मल एट पॉइंट P1 इंटरसेक्ट पैराबोला अगेन एट Q, किस पे इंटरसेक्ट कर रहा बच्चे Q पे, तो Q का जो कोऑर्डिनेट होगा Q T2 सच दैट इनके बीच जो रिलेशन हो रहा है वो लिख रहा है कि जो T1 है, जो आपके पास क्या है T1 या T2 लिख देते हैं, T2 जो है वो बेसिकली बराबर होगा माइनस T1 और माइनस 2 अपॉन T1 के, ये बीच इनके रिलेशन होगा, T2 और T1 के बीच में क्या होगा रिलेशन कि बेसिकली T2 कितने के बराबर होगा माइनस T1 माइनस का 2 अपॉन कितना T, क्लियर है। अच्छा अब रुक जाए, अब थोड़ी सी छोटी छोटी मगर मोटी बातें चले, पेयर ऑफ टेंजेंट बता दिया, अगला लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या होता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, याद है ना कि एक हमारे पास एक पैराबोला हो गया, कॉर्ड हमने यहां डाल दिया, तो ये वाला हमारा जो होता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सॉरी बात वही है, एक सेकेंड, यहां से एक टेंजेंट डाल दिया और यहां से एक टेंजेंट डाल दिया, तो ये जो हमारा बनता था ये क्या बनता था बच्चे COC, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका इक्वेशन क्या हो जाता था y डॉट y1 इक्वल टू 2ax प्लस x1, यानी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता था वही हमारा क्या होता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता था, है ना। अच्छा इसके अलावा हमने पेयर ऑफ टेंजेंट्स बता दिया, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बता दिया। अब हमारे पास रह गया इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ ए पैराबोला व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला। वैसे इस पे पिछले क्लास में एक क्वेश्चन कराया था ना, व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, कॉर्ड का जो हम वर्टेक्स से ज्वाइन किए थे, किसे कराया था, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला व्हिच मिड पॉइंट इज गिवन, व्हिच मिड पॉइंट इज, याद करें अगर थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो t = s1 लिखवाया था हमने, क्या लिखवाया था
t इक्वल टू s1, मिड पॉइंट इज गिवन t इक्वल टू कितना, इसको याद रखिएगा, t इक्वल टू s1, यानी आप यहां लिखोगे y1 स्क्वायर माइनस कितना 4ax1 इज इक्वल टू, यहां लिखोगे y डॉट y1 माइनस का कितना लिखोगे 2a और यहां लिखोगे x प्लस x1, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन। ठीक है, पोलर एंड पोलर नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, डायमीटर के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। डायमीटर हमने बता चुका है कि अगर ये आपके पास पैराबोला हो, क्या हो बच्चे, पैराबोला, तो इसके जो भी कॉर्ड होंगे क्या होंगे, ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है, इन सारे का जो मिड पॉइंट होगा, सारे का उनके लोकस को जो ज्वाइन करेंगे, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे, डायमीटर। क्या बोलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगा लेंगे, t इक्वल टू s1, हमारा निकल जाएगा, एक काम खत्म हो जाएगा, इसको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। यानी आपका डायमीटर पैराबोला नहीं, क्लियर है, ये हुआ आपका पैराबोला का कांसेप्ट। समाप्त, क्वेश्चन करते हैं, नोट करें फटाफट। चलिए कुछ कंसेप्ट फटाफट इस पे देख लेते हैं ताकि रिवाइज हो जाए सारे। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस पे सारे पे नहीं मिलते, लेकिन हाँ जितने मिलते हैं उतने दिखा देते हैं आपको, फिर इसके रिवाइज क्यों करें। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू, ड्रॉन, ठीक है, क्वेश्चन दिया है टू वाई स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू कितना दिया बच्चे 0। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम पॉइंट, पॉइंट हमारे पास दिया है 3,8, 3,8। देख दो तरीके हैं वैसे तो, एक तो आप स्लोप वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो और एक आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, t इक्वल टू 0 का केस लगा सकते हो कि अगर आप इसको लिखना चाहो तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आने वाला है आप इसको ऐसे लिख दो, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 into 3x लिख दो, 4 into 3 छोड़ के यहाँ 2 लिख दो और यहाँ 2x लिख दो। उम्मीद करते हैं समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ सीधे लिख दो y डॉट y1 मतलब 8, ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 6 लिख दो और 2x को लिख दो x प्लस 3। बात समझ में आया, तो यहां से आ जाएगा 8y इज इक्वल टू माइनस का 6x और माइनस का 18। बोल आया, तो ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो गया 6x प्लस 8y प्लस 18 इक्वल टू कितना आ गया 0। ठीक है, बुक में जो सॉल्यूशन दिया है वो हमें अलग तरीके का लगता है, लेकिन अपने लिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें से क्या कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 3x प्लस क्या हो जाएगा 4y और प्लस 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। बाकी आप स्लोप फॉर्म से भी कर सकते हो, जैसे यहां से आप देख पाओगे कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a, यानी 4 माइनस 3 इंटू एक्स, यानी a की वैल्यू आपको माइनस 3 दिख जाएगी। तो a अपॉन a का भी इस्तेमाल करके आप a अपॉन m का भी इस्तेमाल करके आप कर सकते हो। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, हम उसमें नहीं जा रहे। अगला क्वेश्चन ले, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू, हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5, y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया बच्चे 4x प्लस 5, which is parallel to the line, which is parallel to line। हमारे पास लाइन का इक्वेशन दिया है बच्चे y is equal to 2x plus 7, y is equal to 2x plus 7। हमें कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है इस पैराबोला पे, इस जो इसके पैरेलल है, इसके, ठीक है, तो कोई भी इसके पैरेलल लाइन रहा होगा, हम पहले इसमें थोड़ी सी बातें ऐड करते हैं। कोई भी लाइन, लाइन पैरेलल टू, लाइन parallel to y is equal to 2x plus 7 is y is equal to 2x plus lambda रहा होगा, सोच ले, या k रहा होगा। ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर पैरेलल तो स्लोप में तो कोई फर्क, किस में फर्क पड़ने वाला, केवल y इंटरसेप्ट में, हाँ है ना। और अगर इसको इस पे टेंजेंट होना है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हाँ है ना। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सेटिस्फाई करने का मतलब y की जगह इसको पुट कर देना चाहिए, कर देना चाहिए। तो अगर y की जगह इसको हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास y की जगह पुट करने के बाद ये कितना आ रहा है, y स्क्वायर है हमारे पास, कितना है y स्क्वायर, इसको ऐसे लिखते क्या समझना, y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 4x लिखते हैं ऐसे।
वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू कितना लिख दिया 4x। और यहां से थोड़ा x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू जब निकालोगे तो y माइनस लेमडा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। सोचना, अरे सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं, मतलब आप या तो पूरा का पूरा उठा के यहां रख देते या x की वैल्यू उठा के रख लो, y में इक्वेशन आ जाएगा, है ना। तो x के जगह यहां अगर आप रख दे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 4x के जगह क्या रख दे बच्चे, y माइनस लेमडा डिवाइड बाई कितना 2, 2 से 2 काट दे, तो आपको दिख रहा है क्या y स्क्वायर, और यहां से कितना दिख रहा है 2y, जो इधर आके कितना हो गया माइनस का 2y। सोच लिया। अच्छा, यहां से माइनस 2 लेमडा माइनस 5 है तो प्लस का 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। सोच लिया। अच्छा, ये अगर टेंजेंट होना है तो d इक्वल टू 0 होना है। d इक्वल टू क्या होना है बच्चे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, d इक्वल टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 4 माइनस 4, a की जगह हमारे पास है 1 और c की जगह हमारे पास है 2 लेमडा माइनस 5 इक्वल टू कितना 0, आया ना। तो यहां से आपको दिखेगा 4 माइनस 8 लेमडा, 4 माइनस और प्लस का कितना 20 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 20 4 24, 8 लेमडा इक्वल टू 24, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 8 3 का 24, आया ना बोल। जैसे ही लेमडा की वैल्यू 3 आ गई, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल के तैयार है, y इक्वल टू 2x प्लस 3, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोला है, कोई कंफ्यूजन, क्लियर है, नोट कर इतना, अगले पे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन में, द नॉर्मल एट पॉइंट आपके पास दिया है बच्चे bt1 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस bt1, ठीक है, ऑन दी पैराबोला meets the parabola again in bt2 स्क्वायर कॉमा ट्वाइस bt2, तो कह रहा है देन ऑप्शन ए है t2 इक्वल टू t1 प्लस 2 अपॉन t1, बी है t2 इक्वल टू माइनस t1 माइनस 2 अपॉन t1, सी है t2 इक्वल टू माइनस t1 प्लस 2 अपॉन t1, और डी है आपके पास t2 इक्वल टू t1 माइनस 2 अपॉन कितना t1। सीधा सीधा है, इसमें तो अभी नहीं बताया कि आपका कौन सा है, बी ऑप्शन। लेकिन अगर हम प्रोसेस की बात करें, किसकी बात करें, तो प्रोसेस की बात करें तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लिख सकते हैं ना इस पॉइंट पे, ये कह रहा था नॉर्मल एट द पॉइंट दिस, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर याद कर तो y इक्वल टू कितना था बच्चे, माइनस का tx प्लस का 2at प्लस का at क्यूब, यही था ना। लेकिन ये तो a के टर्म में था, a अगर पॉइंट b पे है तो ये हो जाएगा माइनस का t1x माइनस का प्लस का 2bt1, है ना, और प्लस का कितना bt1 क्यूब, ऐसा बनेगा, है ना। और यही सेम चीज जो है वो किसको कट करना, पैराबोला का, तो इसको उठा के वहां रखेंगे, पुट करेंगे, और जब सिंपलीफाई करेंगे तो रिलेशन क्या आ जाएगा, ये वाला जो हमने डायरेक्ट आपको बताया, ठीक है। तो रिजल्ट हम लोग वैसे क्या है, सीधा अपने को काम से मतलब है, अपने को क्या मतलब है कि यहाँ कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। रुक जा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारे आसान नहीं होंगे, अभी हम आपको आसान करा रहे हैं, अगली क्लास से तो कुछ भी चलेगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, देख क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, लेट P हमारे पास एक पॉइंट है 1,0 एंड Q एक पॉइंट है, Q ए पॉइंट
point on the locus y square is equal to 8x. Y square is equal to कितना करिए बच्चे 8x. The locus of midpoint of PQ. The locus of midpoint of PQ is, ऑप्शंस दिए हैं आपके पास A y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0. ऑप्शन बी दिया है y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0. ऑप्शन सी दिया है आपके पास x स्क्वायर प्लस का 4y प्लस 2 इक्वल टू 0. और ऑप्शन बी दिया है आपके पास x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x एक हमारे पास क्या है पैराबोला है और p और q एक पॉइंट है. p एंड q पॉइंट ऑन दी, यहां जो दिया है ना लोकस को गड़बड़ दिया है, ये पैराबोला होना चाहिए. क्या दिया, क्या होना चाहिए बच्चे, टाइपिंग मिस्टेक है. पैराबोला दिस, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ pq, देन द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ, मतलब हमारे पास एक पैराबोला है जो 1,0 और q को कनेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो हमें इस pq के मिड पॉइंट का क्या चाहिए, लोकस चाहिए. जिसका लोकस चाहिए उसको हम क्या मान लेंगे, h, k. जिसका लोकस चाहिए उसको क्या मान लेंगे, h, k. बाकी काम जो शायद पिछली क्लास में हमने कराया था इस तरीके के क्वेश्चन है शायद, आई थिंक सो. लेकिन हमें भरोसा तो आप पे वैसे भी नहीं रहता. हाँ, भरोसा उठ चुका है. पी किसका लोकस चाहिए वैसे, मिड पॉइंट का. ठीक है, मिड पॉइंट पी क्यू का कुछ मानेंगे. एक पैराबोला बनाने, पैराबोला ये आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू कितना है 8x, यानी इधर की तरफ जा रहा होगा, जिसका फोकस जो है वो कितना पे रहा होगा 4 गुना 8 2,0 पे आया ना. अच्छा, जो P पॉइंट है वो कहा है 1,0 पे, यानी यहां कहीं रहा होगा. ठीक है, यहां कहीं रहा होगा. और यहाँ पे एक Q पॉइंट रहा होगा ऊपर या नीचे, हमें नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं अब यहाँ पे ये P पॉइंट रहा होगा, यहाँ Q रहा होगा, इसकी मिड पॉइंट जान देंगे. आया, Q को हम थोड़ी देर के लिए h, k मान लें और इसके मिड पॉइंट को अल्फा, बीटा मान लेते हैं. कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां से क्या अल्फा की वैल्यू हमारे पास है क्या, h प्लस a 1,0, h प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, और बीटा की वैल्यू कितनी है k प्लस 0 डिवाइडेड बाई कितना 2. तो अल्फा बीटा है हमारे पास. तो अल्फा बीटा या h और k की वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि h k ना पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा. तो समझदारी यही है कि हमें क्या निकालना चाहिए, h. तो h की वैल्यू हमारे पास 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू h आ जाएगा. सोच आया, आया नहीं? हाँ, और यहां से k की वैल्यू 2 बीटा आ जाएगी. k की वैल्यू कितनी आ जाएगी. अच्छा ये बताए, ये जो दोनों h, k है वो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा. तो जहां y है वहां क्या रखना चाहिए, k रखना चाहिए. तो y हमारे पास y स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, k स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और x के जगह हमें क्या रख देना चाहिए 2 अल्फा माइनस का h. बोला है, तो ये आ जाएगा आपके पास k स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अल्फा माइनस का कितना 8h. ऐसा कुछ है. 2 बीटा कहां छूट गया हमारा, k की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, 4 बीटा. एक सेकंड रुक जाए. हमारे पास k स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास k और h को हमें हटाना है ना. रुक जा एक सेकंड, थोड़ा सा और कंक्लूड कर लेते हैं. यहां h और k की वैल्यू आ गई. समझना कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो बेसिकली k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah है. सोच, है ना, k स्क्वायर इज इक्वल टू 4ah और k की वैल्यू हमारे पास 2 बीटा है. कितना है बच्चे, इज इक्वल टू 4a और h के जगह हमारे पास कितना है 2 अल्फा माइनस 1, 2 अल्फा माइनस. तो यहां से सॉल्व करेंगे तो 4 बीटा स्क्वायर कितना है, और बीटा को हम किसका हटाते हैं y से, किससे, तो यहां आ जाएगा 4y स्क्वायर कितना है. अच्छा ये 4 दूना 8, 8x है. ओके ठीक है, 8h कर दे, 8h कर दे. ठीक, हाँ कितना आ जाएगा, 8 दूना 16x कितना आ जाएगा माइनस 16x. और क्या आ जाएगा, 8 एकम 8, तो प्लस का 8 इक्वल टू कितना 0. क्या कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है. 4 कॉमन हो जाता है, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2. बात समझ में आ रहा है. अच्छा एक क्वेश्चन और देखेगा, अभी अभी जो ताजा तरीन पढ़ा है उसको देख लेते हैं. क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, चलो खत्म हो गया. द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला,
टू दी पैराबोला। पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर इक्वल टू कितना बचे 8x, इज y इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू y इक्वल टू कितना बचे x प्लस 2 दे दिया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दे दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे कितना y इक्वल टू x प्लस 2। तो क्या है द पॉइंट ऑन दिस लाइन, द पॉइंट ऑन दिस लाइन from which other tangent, ठीक है, क्या कहना द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू द पैराबोला is perpendicular to the given tangent, perpendicular to the given tangent is 2,4। पहला ऑप्शन है कितना बचे 2,4, दूसरा ऑप्शन है -2,0 और तीसरा ऑप्शन है -1,1 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 0,2। थोड़ा क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला दिस, ठीक है, इतना दे दिया आपके पास। फिर कह रहा है द पॉइंट ऑन दिस लाइन, उस लाइन पे जो पॉइंट है द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट। समझना हम जो कहना चाह रहे हैं कि एक पहले पैराबोला बना, ठीक है, पैराबोला बना लिया। एक कह रहा है इस पे जो टेंजेंट है y इक्वल टू x प्लस 2 है, y इक्वल टू x प्लस, ठीक है, मान लिया टेंजेंट ऐसा है y इक्वल टू x प्लस 2 ऐसा मान लिया, कोई दिक्कत है। अच्छा इस लाइन पे कोई ऐसा पॉइंट लेना है, कोई ऐसा पॉइंट, देख यहां पे कह रहा है पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच अदर टेंजेंट टू द पैराबोला, जिस पे एक और टेंजेंट डालना है, कोई भी पॉइंट ले ले। मान लिया हमने एक पॉइंट यहां ले लिया एक पॉइंट, यहां से हमने इस पे एक टेंजेंट डाल दिया, क्या कर दिया टेंजेंट डाल दिया। देख विच अदर टेंजेंट टू द पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट, इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट इज। अब एक बात बता, ऐसा फिगर कहां बनाया जब एक डायरेक्ट्रिक्स से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, और अगर y स्क्वायर इक्वल टू 8x है, y स्क्वायर इक्वल टू, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स कितनी है x इक्वल टू -2, कितनी, हाँ -2 है, तो ये किसको सेटिस्फाई करेगा -2,0, खत्म हो गया, प्रॉपर्टी है। नहीं समझ आया, देख एक टेंजेंट ड्रॉ किया, उसने बोला उस टेंजेंट पे एक पॉइंट लो और उससे फिर टेंजेंट ड्रॉ करो, लेकिन किस एंगल के साथ 90 डिग्री। हम जानते हैं कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच अगर एंगल 90 डिग्री बनता है तो और कुछ नहीं, वो डायरेक्ट्रिक्स देता है। और यहां से अगर हमें लिखना हो तो y स्क्वायर इक्वल टू हम 4 × 2 × x लिखेंगे, तो a की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, a तो फोकस है इधर 2,0, तो इतना ही पीछे ये रहा होगा -2,0, और ये क्या रहा होगा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, यानी x इक्वल टू कितना रहा होगा -2, तो सेटिस्फाई कौन करेगा इसमें से -2,0, खत्म। यानी प्रॉपर्टी का ही खेल है, इसलिए जो चीजें आपको बताई गई ना कॉपी में उसको थोड़ा दिमाग में रखना, केवल फिगर दिमाग में रखना कि अगर कोई फोकस से किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो बेसिकली एक्सिस टेंजेंट एंड द वर्टेक्स दे रहा है, समझ रहे हैं, छोटी छोटी बातें। अगर कोई टेंजेंट है और अगर हम यहाँ पे आपका डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है, वो जो आपका लेंथ हुआ उसको अगर हम फोकस पे गिराते हैं तो एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री बनाएगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, उससे कुछ क्वेश्चंस काफी आसान हो जाते हैं। बाकी तो अभी इलिप्स के साथ हाइपरबोला के साथ ये मिक्स होगा ही पैराबोला, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट केवल पैराबोला से आएगा, वो मिक्स होकर आएगा। लेकिन जनरली कुछ सालों से जनरली ज्यादातर क्वेश्चन किससे पूछे जा रहे हैं, पैराबोला से। जो पढ़ाए अगर उसको ध्यान में रखोगे तो लक अच्छा रहेगा, तो कुछ क्वेश्चन तो मौखिक भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए ये हुआ पैराबोला का अध्याय समाप्त। इसके पीवाई की अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।